हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, किंग ऑफ सेल्स बनने की कहानी। अगर आप सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप बहुत दिनों से सेल्स के बिजनेस में हैं लेकिन बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका भरोसा जिंदगी से इस बात को लेकर उठ गया है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो आज की बुक समरी को गौर से सुने। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप किसी को कुछ भी सेल कर सकते हैं, साथ ही एक शानदार इंसान भी बनते चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और लेकर आई हूं हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं जो जेराल्ड। जो जेराल्ड प्रोबेबली रिटेल सेलिंग की दुनिया में आने वाले सबसे रिमार्केबल पर्सन हैं। इन्हें ग्रेटेस्ट रिटेल सेल्स पर्सन ऑफ ऑल टाइम्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही वो बहुत ही इफेक्टिव स्पीकर भी हैं, इसलिए क्योंकि जेराल्ड के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उनका मानना है कि अगर आप स्मार्ट तरीके से कंटिन्यूअसली काम करते हैं तो मिरेकल्स हो सकते हैं। उनकी खुद की ज़िंदगी इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है। जब वो शू पॉलिश करते थे, न्यूज़ बॉय थे, तभी उन्होंने सड़कों पर काम आने वाली समझदारी सीख ली थी। जब उन्होंने अपने बिजनेस माइंड को ऑटोमोबाइल रिटेल सेलिंग के फील्ड में लगाया तो पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। उन्होंने किसी भी दूसरे सेल्समैन से ज़्यादा बड़े और एक्सपेंसिव रिटेल आइटम्स एक एक करके सेल किए हैं, जिनमें हाउस, बोट्स, मोटर होम्स, इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल्स शामिल हैं। उन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ अचीवमेंट में ऑनरेबल गोल्डन प्लेट अवार्ड मिल चुका है। उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन के रूप में लिस्टेड है। इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स को लिखा है, जो किसी भी फील्ड के सेल्समैन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप इस बुक की बताई गई बातों को अपनी सेल्स करियर में अप्लाई करते हैं तो आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं। आप इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद पैसे तो कमाएंगे ही, इसके साथ साथ आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन का एहसास करेंगे। हालांकि आप पहले भी सेल्स से रिलेटेड कई बुक्स पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपको मिस्ट्री, मैजिक, इंस्पिरेशन एक्सेट्रा देने का वादा किया गया होगा। शायद आप उन बुक्स से मिलने वाली कॉन्ट्रडिक्टरी एडवाइस से कंफ्यूज भी हो गए होंगे, लेकिन आज आप जिस बुक की ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं वो आपको ट्रूथ को फेस करने जैसी लगेगी। आप ये जान जाएंगे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे सेल की जाती हैं। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये बुक आपके लिए वो काम करेगी जो दूसरी बुक्स कभी नहीं कर सकती। इस बुक के राइटर डेली बैटलफील्ड में उसी तरह रहते हैं जिस तरह से आप रहते हैं। उन्होंने भी वही किया था जो आप आज करते हैं, यानी वो भी एक सेल्समैन रह चुके हैं, वो भी दुनिया के जाने माने सेल्समैन। उनका मानना है कि आप भी वही कर सकते हैं जो उन्होंने किया है, वो भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। उन्होंने अपना मकसद पूरा किया, सक्सेसफुल हुए। आज वो दुनिया के ग्रेटेस्ट सेल्समैन हैं। इस ऑडियो बुक समरी को गौर से इसी तरह सुनते रहें। अगर आप भी उसी तरह सुनते, सीखते और बढ़ते हैं जिस तरह से जेराल्ड ने किया, तो आप जो भी चाहे वो सेल कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड में ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन सकते हैं। तो आइए इस बुक समरी की बातों को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। पहले सेल्स को समझें। एक सेल्समैन के लिए सेल करने से बेटर कुछ नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी क्रिकेटर के लिए सिक्स मारना, किसी फुटबॉल प्लेयर के लिए गोल करना और किसी जनरल के लिए कोई वॉर जीतना। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब कोई सेल्समैन कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो किसी की भी हार नहीं होती। अगर सेल अच्छी हुई है तो बायर और सेलर दोनों की ही जीत होती है। लेकिन सेल करने के लिए अपने कस्टमर से आमना सामना करना किसी मैच या वॉर से कम नहीं होता। लेकिन ये एनकाउंटर ऐसा है जिसमें किसी का खून नहीं बहता, इसमें कोई भी हारता नहीं, इसमें दोनों जीतते हैं। अब आप ही बताएं, इससे बेटर और क्या हो सकता है। लेकिन ये विनिंग प्रोसेस फर्स्ट टाइम अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब कस्टमर ऑर्डर फॉर्म पर सिग्नेचर कर दे, पेमेंट करके अपने परचेस्ड आइटम के साथ चला जाए, तो ये प्रोसेस उसके बहुत बाद तक चलता रहना चाहिए। कार इंडस्ट्री में एक कहावत है कि जब तक आप किसी कार की बैकलाइट्स नहीं देख लेते तब तक आपकी जीत पूरी नहीं होती। अगर आप बार बार सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ते हैं तो बहुत कुछ खो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप ये समझ लेते हैं कि सेलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आप उस मंत्रा को जान लेते हैं जो आपको लार्ज स्केल पर सक्सेस की ओर ले जाता है। जेराल्ड का कहना है कि जब वो सेल्स में आए तो उनका नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो गया।
वो सेलर सिचुएशंस और कस्टमर्स को पहले जिस तरह से देखते थे उससे डिफरेंट तरीके से देखने लगे। वो जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो काम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। वो आपको बताते हैं कि अगर आप अपने काम को लेकर अपना नज़रिया बदल दें तो आपके लिए हर चीज़ सही हो जाएगी। आप चाहे जो भी सेल कर रहे हों, आप मान कर चलें कि दूसरा भी आप ही की तरह पहले से ही वही चीज़ सेल कर रहा है। ये कंपेटिटिव वर्ल्ड है। हज़ारों सालों से सेल्स पीपल काम करते आ रहे हैं जो आज भी कस्टमर्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाखों दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एरिया में सेल्स पीपल अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो या प्रॉपर्टी के लिए, स्विमिंग पूल, वेकेशंस, मिल्स, मोटर बोट्स, ट्यूशन या सेविंग्स अकाउंट्स के लिए। सब में सेल्स पीपल लगे हुए हैं। फाइनली वो कस्टमर्स को अपने सामने तक ले आने और सेल्स करने में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। वो हमेशा आपको कोई ना कोई चीज़ सेल करने की ताक में लगे रहते हैं। सेल्स का प्रोफेशन बहुत ही टफ है, लेकिन अगर आप इसे रूल्स, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स वाला प्रोफेशन मानकर काम करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो जान लें कि दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती। कंपटीशन करना बहुत ही टफ काम है, लेकिन बिना इसके आप कामयाबी की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते। हर कोई हर चीज़ के लिए बाकी सभी लोगों के साथ आज की डेट में कम्पीट कर रहा है। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि 35 साल की एज में उन्होंने जो चीज़ें सीखी थीं वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई। वो आपको बताना चाहते हैं कि सो कॉल एक्सपर्ट्स आपके दिमाग में ये भर रहे हैं कि पहले आपको अपने कुछ आइडियाज़ को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकना होगा या उन्हें नए तरीके से दोबारा डालना होगा। इसके बाद ही वो ज़्यादा पैसे बनाने और सेलिंग से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जेराल्ड ये डेफिनेटली बताते हैं कि ये दुनिया हार्श और कम्पिटिटिव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए किसी को चीट करने या चोरी करना स्टार्ट कर दें। इस बुक का मेन पर्पस ये है कि आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके लोगों को चेंज कर सकते हैं और फाइनली उनका पैसा और उनकी फ्रेंडशिप हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप उनका पैसा और उनकी फ्रेंडशिप दोनों हासिल नहीं कर सकते तो आप सेल्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आप अपने पड़ोसी के साथ कैसे डील करते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हैं ये आपका प्रोफेशनल मैटर है। इस बुक में 250 रूल के बारे में बताया गया है। एक बार जब आप 250 रूल को जान लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कस्टमर्स के दिमाग में सेल्समैन के लिए कौन सा नज़रिया होता है। बस आप ये समझ लें कि आप जो भी करेंगे वो खुद के लिए और खुद से ही करेंगे। आपका काम कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। इस बुक समरी को गौर से सुनते रहें। आप ये समझ जाएंगे कि आप खुद को और अपनी ज़िंदगी को कैसे देख सकते हैं। आप अनफेवरेबल कंडीशंस में भी काम करना सीख जाएंगे, अपनी लायबिलिटीज़ जान जाएंगे, हार को जीत में बदलना सीख जाएंगे, फेलियर से घबराना छोड़कर सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम रूल 250 के बारे में जानते हैं। इसके साथ ही हम सच बोलने की इम्पोर्टेंस और कुछ ख़ास झूठों के वैल्यू पर भी बात करेंगे। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके सामने कौन है और वो आपके मुंह से हकीकत में क्या सुनना चाहता है तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, यानी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब आप रूल 250 समझ लेंगे तो आप कभी भी अपने कस्टमर या क्लाइंट से वो बात नहीं करेंगे जो उसको बुरी लगे या वो आपसे नाराज होकर आपके स्टोर से चला जाए। जेराल्ड का रूल 250। जेराल्ड कस्टमर्स के साथ डीलिंग करने का एक रूल बताते हैं। जब आप किसी बिजनेस में होते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होता है और इसके लिए आपको पोटेंशियल कस्टमर्स को ध्यान में रखना होता है। ये पोटेंशियल कस्टमर्स आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी होते हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी लोग यही होते हैं। इनसे सेल्स पीपल की रोजी रोटी चलती है। अगर आपको हार्श बिजनेस रियलिटी का एहसास नहीं है तो आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत से सेल्स पीपल की उनकी कस्टमर्स से बात नहीं बन पाती तो वो उनसे कटने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन ये कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है। आपको अपने कस्टमर्स से एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, उन्हें अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी करना चाहिए। जेराल्ड का रूल 250 सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी कस्टमर्स के लिए है। सेल्स के बिजनेस में आने के कुछ समय बाद एक दिन जेराल्ड के एक फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो जाती हैं। इसके लिए वो एक फ्यूनरल होम गए। वहाँ उनको अपने फ्रेंड की डेड मदर को ट्रिब्यूट देना था।
कैथोलिक फ्यूनरल्स में मास कार्ड भेजे जाते हैं जिसमें दिवंगत आत्मा का नाम और पिक्चर होती है। बताते हैं कि जेराल्ड अपनी फ्रेंड की मदर को बहुत पहले से जानते थे, लेकिन उस कार्ड में क्या लिखना है ये नहीं जानते थे। इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर उनके दिमाग में सवाल आया कि इसके बारे में फ्यूनरल मैनेजर से क्यों ना पूछ लिया जाए। वो उससे पूछते हैं और इस बातचीत के दौरान वो उससे एक और सवाल करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि कितने कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं? तब फ्यूनरल मैनेजर बताता है कि करीब 250 कार्ड, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है कि किसी इंसान के फ्यूनरल में करीब 250 लोग आते हैं। जब लोग फ्यूनरल में आते हैं तो एक रजिस्टर में अपना नाम नोट करते हैं जिसमें ऑन एन एवरेज 250 लोग होते हैं। कुछ समय बाद जेराल्ड प्रोटेस्टेंट्स फ्यूनरल मैनेजर से इसी तरह का सवाल पूछते हैं कि डेड बॉडी को देखने और फ्यूनरल अटेंड करने वाले कितने लोग होते होंगे। वो भी करीब 250 लोग बताता है। फिर वो एक दिन अपनी वाइफ के साथ एक वेडिंग सेरेमनी में गए थे, तो वहाँ रिसेप्शन पर उन्हें एक पर्सन मिला जो केटरिंग ओनर था। उन्होंने उससे भी पूछा कि शादी में आने वाले गेस्ट के एवरेज नंबर्स कितने होते होंगे। उसने भी यही बताया, करीब 250 लोग। ग्रूम की साइड से करीब 250 लोग और ब्राइड की साइड से करीब 250 लोग आते हैं। आई होप अब तक शायद आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि जेराल्ड 250 से क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन आइए इसे क्लियर कर लेते हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 250 लोगों को जानता है जिन्हें उसके मैरिज और फ्यूनरल में इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन ये सुनने के बाद कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि साधु संतों के तो इतने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते ही नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये भी जानना चाहिए कि बहुत से लोगों के 250 से भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं। इस तरह से फिगर्स यही प्रूव करती हैं कि 250 एक एवरेज नंबर है। इसका मतलब अगर आप वीक में 50 लोगों से मिलते हैं और उनमें से सिर्फ 2 भी आपके बिहेवियर से नाराज़ हो जाते हैं, तो ईयर के एंड तक 26,000 लोग उन 2 लोगों से अफेक्टेड होते जाएंगे। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि वो 14 साल से कार सेल्स के बिजनेस में है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने एक वीक में सिर्फ 2 मिलने वालों को रिजेक्ट कर दिया तो इसका इफेक्ट 3,64,000 लोगों पर पड़ सकता है। यानी एक पूरा भरा स्टेडियम एक साथ चिल्लाकर ये कह सकता है कि जेराल्ड से कार मत खरीदो। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो किसी भी कस्टमर को गलत जवाब न दें या आप उस पर अपना कोई गुस्सा ना निकालें। कभी कभी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर किसी डिलेमा में हो और उसी का गुस्सा आप अपने कस्टमर पर निकाल दें और वो कस्टमर आपके शोरूम से निकलकर अपने ऑफिस लौट जाए। जब उसका कॉलीग उससे पूछे कि क्या हुआ, वो पूरा मैटर उसे बता दे, फिर उसका कॉलीग भी आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव थॉट बना लेता है। आप ये बात नहीं जानते कि आपके कस्टमर जो आपसे मिलने आ रहे हैं उनमें से कौन किस शॉप का मैनेजर या सुपरवाइजर है, जिसकी बात किसी फैक्ट्री या ऑफिस के बहुत सारे लोग मानते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा इंसान किसी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट है और आपसे मिलने के बाद वो अपनी कम्युनिटी मीटिंग में जा रहा हो और वहाँ पहुंचकर वो आपके बिहेवियर के बारे में बता दे, या फिर वो कोई बार्बर या डेंटिस्ट है जो डेली काम करते वक्त बहुत से लोगों से बातचीत करता है, या वो किसी दूसरे प्रोडक्ट का सेल्समैन भी हो सकता है जो रेगुलरली कम से कम 250 लोगों से मिलता ही मिलता होगा। कोई भी इंसान जब कोई चीज़ खरीदता है तो वो किसी ना किसी से उस प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस या सजेशन लेता है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट लेने से पहले वो दूसरों से उसके बारे में जानना चाहे। हो सकता है कि दूसरों को आपसे प्रोडक्ट या सर्विस लेते वक्त आपकी कोई बात बुरी लगी हो और वो उसे आपसे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मना कर दे। वो उसे कहीं और किसी और जगह से खरीदने के लिए भी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन आपसे नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना सब जानने के बाद क्या आप अभी भी अपने कस्टमर को नाराज करने का रिस्क ले सकते हैं? आपको कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस नियम को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप प्रोफेशनल लाइफ में एक पावरफुल फोर्स को समझ जाते हैं। जेराल्ड कहते हैं कि ये प्यार या फ्रेंडशिप के बारे में नहीं है, ये आपके बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़ा मैटर है। आप जिन लोगों से डील करते हैं उनके बारे में आपकी रियल ओपिनियन क्या है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस तरीके से उनके साथ काम करते हैं, किस तरीके से उनसे डील करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ऑब्वियसली अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये बिजनेस है, इसमें हर तरह के लोग आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। स्टूपिड, बुरे लोग, नशा करने वाले, कोई भी आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है और वो आपको उसके बदले पैसे दे सकता है। इसलिए आपको उनसे डील करना आना चाहिए। अगर आप उसे अपनी किसी कमेंट या बात से नाराज कर देते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आप खुद से 250 लोगों के बीच अपनी इमेज खराब कर लेते हैं।
फिर आप उनके पॉकेट से ना तो कभी पैसा निकलवा पाएंगे, ना ही उनको कोई चीज़ सेल कर पाएंगे। ये एक बिजनेस एटीट्यूड है जिसे डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके काम के दौरान हर मोमेंट दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे से डील नहीं करते तो जेराल्ड का रूल 250 आपको बर्बाद कर सकता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आपकी ज़रूरत आपको एक अच्छा सेल्समैन बना सकती है, भले ही आपको प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस ना हो। अपनी नीड को पूरा करने के लिए काम करें। दुनिया में ज़्यादातर लोग किसी काम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से शुरू करते हैं। जेराल्ड बताते हैं कि उनके दिमाग में कार सेलिंग का आइडिया कई दिनों से आ रहा था। उन्हें ये समझ आ गया था कि ये उनके लाइवलीहुड के लिए भी सही रहेगा। उनका एक फ्रेंड कार सेल्समैन था। उसकी लाइफ को देखकर वो इम्प्रेस हो चुके थे। उससे कई बार वो सेल्समैन की जॉब दिलवाने के लिए कह भी चुके थे। इससे पहले वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे, जो काफ़ी समय से स्लो पड़ा हुआ था। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड से बार बार कार सेल्समैन का काम दिलवाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनका फ्रेंड कभी उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। इसका बिगेस्ट रीज़न ये था कि उसे मालूम था कि जेराल्ड को सेल्स का काम नहीं आता। जेराल्ड भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए लिखते हैं कि उसका मानना बिल्कुल सच था, क्योंकि उन्हें वाकई सेलिंग नहीं आती थी। क्योंकि घर सेल करने में और कार सेल करने में बहुत डिफरेंस था। क्योंकि उन्होंने जो मकान बनाए थे उन्हें वो जितनी कम कीमत पर सेल कर रहे थे, उसमें सेलिंग से होने वाली प्रॉफिट जैसी कोई बात नहीं थी। लोग उन घरों को खरीद कर खुश होते थे। उन्हें तो बस मॉडल हाउस में बैठना, डील करना और पेपर वर्क हैंडल करना सीखना होता था। ऐसे काम में सेल्समैन जैसी कोई बात थी ही नहीं। जेराल्ड का मानना था कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं या कुछ सेल करना चाहते हैं, तो आप में बार में शराबियों और सड़क पर हाउस लेडीज को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उनका अटेंशन लेना और उन्हें खुद को पसंद करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो लोग आपको पसंद करने लगते हैं और आपसे चीज़ें बाय करने लगते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि आप सेल्स में कुछ अचीव कर रहे हैं। हालांकि राइटर को उस समय सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि किन लोगों को सेल करने से और किस तरह से सेल करने से एक सेल्समैन को फ़ायदा होगा। उनके दिमाग में हमेशा ये थॉट चलता रहता था कि कोई भी सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में जानना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। वो इसके लिए इमीडिएटली कोई काम करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो किसी चीज़ को सेल करने के लिए खुद को क्वालिफाइड नहीं पाते थे, क्योंकि बचपन से उन्हें स्टैमरिंग की हैबिट थी। इसका रिलेशन उनके फादर की पिटाई से था, जिसकी वजह से वो बात करने में हेजिटेंट फील करते थे। ज़्यादा न बोल पाने की वजह से थोड़े से शाय भी हो गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो स्लो स्पीड में बोलने की कोशिश करें। उन्होंने ऐसा ही करना स्टार्ट किया। जब वो स्टैमर से रिकवर कर रहे थे, तब उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान दिया। सेल्स पीपल को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी चाहिए वो ये थी कि लोगों को गौर से सुनना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो वो लोग सुनना चाहते हैं। उन्होंने जब अपनी कार खरीदी थी तो ऑब्जर्व किया था कि इस बिजनेस में सेल्समैन एक ग्रुप में खड़े रहते थे। जब कोई शोरूम के डोर से एंटर करता था तो जिसकी बारी होती थी वो सेल्समैन कस्टमर के पास जाता था, फिर उससे कुछ बात करता था। बस यही एक्सपीरियंस उनके पास था। किसी तरह से वो एक सेल्समैन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि वो अपने कस्टमर्स कैसे खोजें। उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी के 2 पन्ने फाड़े। यही उनका पहला प्रॉस्पेक्टस था। जब उन्होंने उन फ़ोन नंबर्स पर बात की, तब उन्हें पता चला कि ज़्यादातर लोग ट्रक चलाते हैं और दिन में घर से बाहर रहते हैं। हालांकि इसकी वजह से उन्होंने एक भी कार नहीं सेल की, लेकिन उन्हें इस प्रोसेस से काफ़ी कुछ जानने को मिला। उन्होंने अपनी पहली कार बहुत ही जल्दी सेल कर दी थी। एक दिन जब शोरूम बंद होने वाला था तो ठीक उससे पहले एक कस्टमर शोरूम में एंटर करता है। कुछ सेल्स पीपल अपने घर की ओर निकल चुके थे। जो बचे थे वो दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी थे। जब वो अंदर आया तो उसे कोई सेल्स पर्सन नहीं दिखा। उसने जेराल्ड को देखा। उन्होंने इस जॉब में आने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो किसी दूसरे सेल्समैन का चांस नहीं छीनेंगे, और ये एक अच्छा मौका था। वो अपना प्रॉमिस भी निभा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा सेल्समैन उस कस्टमर को अटेंड करने के लिए वहाँ था भी नहीं। उन्होंने कस्टमर से बात करके उसे उसी दिन कार सेल कर दी। वो बताते हैं कि उन्हें अपनी फर्स्ट सेल के बारे में 2 चीज़ें याद हैं। पहले ये कि वो कस्टमर एक कोका कोला सेल्समैन था। इससे पहले जेराल्ड कुछ दिनों तक ग्रोसरी स्टोर में भी काम कर चुके थे। उनका वहाँ का काफ़ी एक्सपीरियंस काम आ गया था। दूसरी बात ये थी कि उसे देखते ही पता नहीं उनके दिमाग में ये बात क्यों आई थी कि वो इंसान उनसे कार खरीद कर ही जाएगा।
उसे देखते ही वो समझ गए थे कि वो क्या चाहता है। वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ उसके सवालों का जवाब दिया था, जबकि उन्होंने इसके बारे में न तो ट्रेनिंग ली थी न किसी से सुना था। लेकिन वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जवाब उसे नॉन स्टॉप देते रहे थे। उनके जवाबों से वो काफ़ी इम्प्रेस था और सेटिस्फाइड हो गया था। वो आगे लिखते हैं कि उससे पहले ना तो वो उस इंसान को जानते थे न वो इंसान इनको, बस वो इतना जानते थे कि अगर वो उसको अच्छे से समझा कर कार सेल कर देते हैं तो वो आज अपनी फैमिली के लिए राशन ज़रूर ले जा सकते हैं। उनकी उस ज़रूरत ने उनको उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया था। उनकी वो ज़रूरत इतनी स्ट्रांग थी कि उस दिन कार सेल करने के लिए जो सही चीज़ें थीं उनके मुंह से ऑटोमेटिकली वही चीज़ें निकल रही थीं। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ दिल से चाहते हैं और जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो यही आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसकी ज़रूरत सक्सेसफुल सेल्समैन बनने की होती है। अपनी इसी ज़रूरत से वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन बन पाए। किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के बिना आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। आपकी डिज़ायर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आप उसे अचीव करने के लिए उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे। फिर आपको ग्रेट सेल्समैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी पूरी फैमिली का पेट भरने से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान इस ज़रूरत को पूरा करने के बाद ही दूसरी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ग्रेट सेल्समैन बनने के लिए आपके पास एक भूख से तड़पती फैमिली हो, लेकिन आपकी ज़रूरत ऐसी ही होनी चाहिए। आपके पास कोई ना कोई डिज़ायर या नीड ज़रूर होनी चाहिए। उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो ज़रूरत क्या है। आपको उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर स्टेप को बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए। उस दिन जेराल्ड ने बिना किसी ट्रेनिंग के अपने उस कस्टमर को कार सेल कर दी थी। इसका बिगेस्ट रीज़न यही था कि उसके पीछे जेराल्ड को बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उस वक्त वो सिर्फ यही फैक्ट जानते थे कि अगर वो उस कस्टमर को कार सेल कर देंगे तो उनको अपने घर ले जाने के लिए राशन का पैसा मिल जाएगा। कार बेचने के बाद वो अपने सेल्स मैनेजर से $10 उधार मांगते हैं जिससे उन पैसों से वो अपनी फैमिली के लिए राशन ले जा सकें। सेल्स मैनेजर ने उन्हें $10 उधार खुशी खुशी दे भी दिया, इसलिए क्योंकि वो उनका हक था। आप भी कुछ सेल करने से पहले अपनी ज़रूरत को महसूस करें। जब आप अपनी ज़रूरत या डिज़ायर को समझ लेंगे तो आप सेल्स में अच्छा करते चले जाएंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ज़्यादातर सेल्स पीपल कस्टमर्स को बेवकूफ़ क्यों कहते हैं। सेल्समैन अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ मानते हैं। जेराल्ड एक कार सेल्समैन बनने से पहले ये नहीं जानते थे कि कस्टमर के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब उन्होंने कार बिजनेस में एंटर किया तो उन्हें पता चलता है कि कस्टमर को मूर्ख कहा जाता है, यानी इडियट या बेवकूफ़। ये एक टेरिबल वर्ड है क्योंकि ये हर उस इंसान के बारे में सोचने का बड़ा बुरा तरीका है जो आपको पे करने आ रहा है। इससे उस इंसान के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है जो आपसे कोई चीज़ बाय करने आ रहा है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि सेल्स पीपल इस वर्ड का यूज़ विदाउट रीज़न नहीं करते। जेराल्ड यही कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर को बेवकूफ़ न माने, क्योंकि आपके दिमाग में घूमने वाले वर्ड्स डिज़ास्ट्रस साबित हो सकते हैं। जो सेल्समैन अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ नहीं कहते वो भी उन्हें एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जेराल्ड को जब ये पता लगा कि सेल्स पीपल अपने कस्टमर्स को इडियट बोलते हैं तो वो शॉक्ड रह गए थे। उन्हें लगा कि कस्टमर्स में भी सेम फीलिंग्स होती हैं जो एक सेल्समैन में होती हैं, तो कोई कैसे किसी को बेवकूफ़ कह सकता है। कार ख़रीदने वाले अक्सर वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। वो पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, कॉमन पीपल से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि कार हर कोई नहीं ख़रीद सकता। उनमें से ज़्यादातर के लिए कार पर खर्च किए गए पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वो ऐसा पैसा होता है जिसे वो किसी दूसरी चीज़ पर खर्च नहीं कर पाएंगे। वो अपनी कार को चाहते हैं और जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि सेल्समैन के लिए पैसा और उसका समय वैल्यूएबल होता है। एवरी डे वो बहुत सारे ऐसे लोगों से बातें करते हैं जो सिर्फ उनका समय बर्बाद करते हैं। ढेर सारी बात करने के बाद भी उनसे कोई चीज़ खरीदते नहीं। कभी कभी तो उन्हें कुछ ऐसे कस्टमर्स से भी पाला पड़ता है जो इंटेंसली टाइम पास करने आते हैं। वो बात करते वक्त सीरियस नज़र नहीं आते। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इसी वजह से सेल्स पर्सन अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ या उनकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग बेवकूफ़ के लिए डिस्क्राइब किए जाने वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो जब कोई कस्टमर शोरूम के अंदर आता है तो वो थोड़ा नर्वस होता है। हर कस्टमर शायद कुछ बाय करने के लिए ही वहाँ आता है।
वो शायद वर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग किसी शोरूम में ख़रीदने के बजाय सिर्फ देखने जाते हैं, लेकिन कस्टमर चाहे इस बारे में अवेयर हो या ना हो, मोस्ट केसेस में उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में होता है जिसे आप सेल कर रहे हैं। उनके उसी इंटरेस्ट की वजह से आप उन्हें बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो ये जान लें कि शोरूम में आने वाला हर इंसान, चाहे वो तुरंत चीज़ को ख़रीदे या नहीं, लेकिन अगर वो शोरूम में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो चीज़ ज़रूर लेगा। अगर आप उससे अच्छे से डील करते हैं तो वो कभी ना कभी आपका एक बायर बन सकता है। कस्टमर किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जब शोरूम में एंटर करता है तो वो नर्वस इसलिए होता है क्योंकि वो एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए $100, एक सूट के लिए $300 या कार के लिए $20,000 खर्च करने से घबरा रहा होता है, क्योंकि कस्टमर उन पैसों को मेहनत से कमाते हैं, उन पैसों को वो मुश्किलों से लड़ते हुए कमाते हैं। यही कारण है कि वो उन्हें खर्च करने से घबराते हैं। साथ ही वो सेल्स पीपल से भी घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट बैठ चुका होता है कि सेल्समैन कस्टमर्स को लूट लेते हैं, वो कुछ भी प्राइस बताते हैं। लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आप जो चीज़ सेल करते हैं उसकी उन्हें भी ज़रूरत है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो आपके शोरूम में आते हैं, इसलिए अगर आप उनसे अच्छे से डील करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। आइए अब सेल्समैन की हकीकत के बारे में भी थोड़ा जान लें। स्पेशली जो लोग सेल्समैन हैं उन्हें ये बात गौर से सुननी चाहिए। सच्चाई ये है कि दुनिया में सेल्समैन की इमेज बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हर इंसान दूसरे को बताता है कि सेल्समैन आपसे कुछ ज़्यादा पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई जान पहचान का होता है जो ज़्यादा चीपली या होलसेल प्राइस में उस सामान को दिला सकता है जिसे आप उसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार इंडस्ट्री ही नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज़ की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सभी कस्टमर्स यही सोचते हैं कि उन्हें उनकी मनचाही चीज़ रीजनेबल प्राइस पर नहीं मिलने वाली है। इस बात से भी वो नर्वस हो जाते हैं, इसलिए जब वो आपके पास आते हैं, शोरूम के दरवाजे से एंटर करते हैं तो नर्वस फील करते हैं। कुछ ग्राहक इतने शाय होते हैं कि $10 से $20 एडवांस भी दे देंगे और फिर दोबारा उस पैसे को लेने भी नहीं आएंगे। यही कारण है कि ज़्यादातर सेल्समैन पोटेंशियल कस्टमर को बेवकूफ़ कह देते हैं। वो उन्हें किसी स्ट्रेंज क्रीचर की तरह मान लेते हैं जो टाइम पास करेगा, टाल मटोल करेगा और उनका वैल्यूएबल टाइम बर्बाद करेगा। आपको ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि अगर आपका टाइम वैल्यूएबल है तो कस्टमर का भी है। अगर आप सेल्स को वॉर की तरह मानते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, उसके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तब जाकर उससे सेल्स पाते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। आपने एक एनिमी को डिफीट कर दिया, आप सेल्स की लड़ाई जीत गए, आपने अपने समय का अच्छे से यूज़ किया और पैसा भी अर्न किया। लेकिन आप अपने एनिमी को डिफीट करने के बाद तभी सेलिब्रेट करें जब देखें कि आपके कस्टमर को क्या मिला, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं जिसमें दोनों का जीतना ज़रूरी होता है। आप सोचें कि क्या उसे सही तरीके से सामान सेल किया गया है, क्या उसे भी प्रॉफिट हुआ है, क्या उसे वही मिला जिसकी खातिर वो आपके पास आया था, क्या वो कार ओनर की तरह फील कर रहा है, क्या आपके साथ साथ उसकी भी जीत हुई है। उसे भी ये फील होना चाहिए उसने अपना समय अच्छी तरह से खर्च किया, अपना पैसा अच्छी जगह पर खर्च किया। वो वॉर में डिफीट ज़रूर हुआ लेकिन फाइनली जीत उसी की हुई। अगर आप अपने कस्टमर को ऐसा फील करवाने में एक्सपर्ट हैं तो आप एक ग्रेट सेल्समैन बन सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि आपको किसी क्लब में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि कभी भी किसी क्लब का पार्ट न बने। उन्होंने अपने करियर में ये लेसन बहुत पहले ही सीख लिया था कि किसी क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यानी जब आप कहीं पर भी काम करें तो वहाँ गॉसिप क्लब या गेट टुगेदर ग्रुप जैसी किसी भी क्लब का पार्ट न बने। ज़्यादातर सेल्स पीपल किसी नई जगह पर पहले दिन ही ये लेसन सीख लेते हैं, लेकिन वो जल्दी ही इसे भूल जाते हैं। ऐसे क्लब वो जगहें होती हैं जहाँ सेल्समैन मॉर्निंग में इकट्ठे होते हैं, फालतू के कॉन्वर्सेशंस में अपना समय बर्बाद करते हैं। उनकी ज़्यादातर बातें फालतू की होती हैं, जैसे पिछली रात क्या किया था, वाइफ ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। ज़्यादातर सेल्स से हटकरी बातें होती हैं जिनका उनके प्रोफेशन में किसी तरह का कोई रोल नहीं होता। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि जब उन्होंने सेल्समैन का करियर स्टार्ट किया था तो उन्होंने पहले ही दिन 250 का रूल नहीं डिस्कवर कर लिया था, बल्कि इसके लिए उन्हें काफ़ी समय लगा था। इस बीच उन्होंने अपने कई कस्टमर्स खोए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग के साथ रिश्ते ख़राब किए।
जब उन्हें 250 का रूल समझ में आया, तब जाकर उन्हें अपने जॉब का मतलब समझ में आया। तब उन्हें समझ में आया कि उन्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अननेसेसरी बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फालतू की बातचीत में समय तो बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही आपके रिलेशन भी ख़राब होते हैं। जब आप एक बार किसी ऐसे क्लब में शामिल हो जाते हैं तो आप खाने पीने जैसी फालतू की बातों में ही दोपहर कर देते हैं। फिर आपका दिन, महीने, साल ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। बस आप ये बात दिमाग में रख लें, चाहे आप किसी के लिए भी काम करते हो या आप कुछ भी सेल करते हो या आपका खुद का बिजनेस है, आप उसे जितना अच्छा बनाएंगे, आपसे सामान खरीदने वाले उतने ही ज़्यादा लोग आपके कस्टमर बनते चले जाएंगे। काम से बचने के तरीके खोजने में आप जितना समय गुजारते हैं, उस हर एक मिनट की कीमत आपको पैसों से चुकानी होती है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना होगा। आप आज जो भी काम करते हैं उस काम को बढ़ाना होगा। हकीकत ये ही है कि आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके, हंसी मजाक करके पैसे नहीं कमा सकते। आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। जो एक प्रोफेशनल सेल्समैन के रूप में कुछ समय बिता चुके होंगे वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे। आप अपने उस दिन को याद कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट टाइम सेल्स की जॉब स्टार्ट की थी। आपको सेल्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। आपने उस काम को ज़ीरो से स्टार्ट किया। आपका कोई फ्रेंड भी नहीं था। तब आपने किसी टॉप के सेल्समैन को किसी कस्टमर से बात करते सुना होगा, उससे आप कुछ सीखे होंगे। शायद आपने टेलीकॉलिंग का भी काम किया होगा या फ्रेंड्स और रिलेटिव से सीखा होगा। आप आज जहाँ हैं उसमें आपके वही एक्सपीरियंसेस काम आ रहे होंगे। उन सभी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन्हीं एक्सपीरियंसेस से आपकी समझ डेवलप हुई होगी। आज जो काम आप कर रहे हैं शायद उसे करने के लिए किसी ने न कहा हो, आपने अपनी समझ से चुना होगा। क्योंकि अगर आपके पास सभी बिजनेस इंटेलिजेंस है तो आप ये भी जानते होंगे कि ये वही चीज़ है जो किसी नई जगह पर काम शुरू करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये एक ग्रैंड लॉन्चिंग की तरह होती है, इसलिए आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। सेल्स में आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। जेराल्ड अपना सेल्स एक्सपीरियंस बताते हुए लिखते हैं कि उनका सेल्समैन का करियर इतना इजी नहीं था। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने मुश्किल समय से सीखा है। वो बताते हैं कि एक बार जब उन्होंने अपनी फैमिली के लिए राशन का पैकेट खरीदा, उस दिन उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी। उस दिन उन्हें अपनी सेल की ट्रायम्फ का इम्पोर्टेंस समझ में आया था। उनकी फर्स्ट सेल एक स्पेशल एडवेंचर की तरह थी। वो आगे लिखते हैं कि उससे पहले वो बिल्डर के रूप में मकान बेच चुके थे, लेकिन वो इतने चीप रेट में सेल हुए थे कि उनको सेल करने में उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन उस दिन उन्होंने कोका कोला सेल्समैन को जो शेवरले कार सेल की थी, वो उनके लिए एक बड़ी जीत थी। वो उनके लिए एक बड़ा एडवेंचर था। वो उनकी लाइफ की पहली सेल थी। उसके बाद उन्हें और सेल्स करने के लिए नए नए आइडियाज़ मिले। उन आइडियाज़ को आजमाने का कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि इससे पहले उन्हें दूसरे सेल्समैन से कोई हेल्प नहीं मिली थी, बल्कि वो उनके आने से ज़्यादा हैप्पी नहीं थे। उन सेल्समैन की नज़रों में वो एक ऐसे इंसान थे जो उनके बिजनेस को बर्बाद करने के लिए आए थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं बनाया, बल्कि इसकी जगह उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कार सेल करने में अपनी एनर्जी लगाई। फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने 13 कार्स और सेकंड मंथ में 18 कार्स सेल कर दी थी। जैसे ही सेकंड मंथ एंड हुआ, उन्हें द टॉप सेल्समैन ऑफ डीलरशिप का अवार्ड मिला। वो बताते हैं कि बाकी सेल्समैन डीलरशिप के बारे में बात कर रहे थे, तब वो उसी डीलरशिप में सेल कर रहे थे। उन सेल्समैन को लगता था कि वो डीलरशिप अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी है। इस डीलरशिप में कई गलतियां हैं, दूसरी डीलरशिप ज़रा हटकर है। जेराल्ड कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप कहाँ काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कैसे काम करते हैं और कितनी चतुराई से हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्मार्ट हार्ड वर्क करते हैं। इसलिए आपको फालतू की बातों में अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सेल्स को बढ़ाएं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि आप प्रोबेबिलिटीज़ को अपने फेवर में कैसे करें। एक सेल्समैन का टैलेंट थर्ड सेल के बाद ही पता चलता है। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि उनके एरिया में एक कहावत बहुत फेमस है। अगर आप दीवार पर खूब सारे नूडल्स या स्पगेटी जैसा कुछ फेंकते हैं तो उनमें से कुछ ज़रूर उस दीवार पर चिपक जाएंगी। शायद ऐसी ही कहावत चाइना में है, लेकिन वहाँ स्पगेटी की जगह राइस फेंकने के बारे में बात करते हैं। लेकिन चाहे आप इसे किसी भी तरह से देख लें,
ये सेल्स के बिजनेस में बेसिक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेंड्स के साथ खड़े होकर लकी ड्रॉ निकालने और लक आजमाने से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं तो आपका बिजनेस ज़रूर बढ़ जाएगा। बहुत सी चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर काम कर जाएगी। हालांकि इन चीज़ों को आइडियली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उन्हें जितना बेटर करते हैं वो उतनी ही बेटर होती चली जाएंगी। लेकिन मेन पॉइंट यह है कि आपको इन्हें रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटीज़ को अपने फेवर में करने के लिए जो आपको करना है वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप फालतू की बातों और फालतू के क्लब से बाहर नहीं निकल जाते। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि वो अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली की सेफ्टी के साथ रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि वो अपने काम में कोई रिस्क नहीं लेते। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनाते हैं। ये करने के सबसे इम्पोर्टेंट तरीकों में से एक ये है कि गॉसिप क्लब से बाहर निकल जाएं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप आगे वाले प्रॉस्पेक्ट्स को अपने फेवर में करते चले जाते हैं। जब आप ऐसे क्लब से बाहर निकल जाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि स्टार्ट करने के लिए क्या करें। आपके पास काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अपने समय को बेकार की बातों में बर्बाद न करें। जब आप समय की इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं फिर आप उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं, जो आपकी सेल्स, आपकी पर्सनालिटी और आपके क्रिएशंस को सूट करती हैं। आप खुद को इम्प्रूव करने लगते हैं। आप उन लोगों के बारे में पढ़ने और जानने की कोशिश करने लगते हैं जो अपने काम या सेल्स में अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर चुके हैं। जब आप अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करते तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। जेराल्ड अपने सेल्स करियर में बहुत से काम कर चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कई सारे लोगों से बातचीत की। वो लोग काफ़ी हद तक इस बात से एग्री करते हैं कि अर्ली सेल्स पर्सन के ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर सेल्स पर्सन अपने 1-2 महीने के करियर में ही इसे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग अपने कस्टमर्स के जवाब से खुद को ह्यूमिलिएट फील करते हैं और वो इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। जबकि अगर वो उनकी बातों पर गौर करें तो उन्हें खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोग स्टार्टिंग में तो कुछ सेल्स कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो सेल्स नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फिर वो सेल्स की जॉब छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में जाने के बारे में सोचने लगते हैं। सेल्स में आने वालों के लिए जेराल्ड सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में सेल्स करना बहुत ईजी होता है, लेकिन बाद में सर्वाइव करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं तो आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। आप चाहे कार सेल कर रहे हों या इंश्योरेंस या कोई दूसरी चीज़, शुरुआत में आप उसे इजीली सेल कर सकते हैं क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स या फादर इन लॉ को टारगेट करके उसे सेल कर सकते हैं, या आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को सेल कर सकते हैं। आप 1-2 सेल्स इजीली और खुशी खुशी कर सकते हैं, लेकिन आगे की सेल्स ही आपके टैलेंट को सामने लाती हैं। एक बार एक सेल्स मैनेजर ने जेराल्ड से कहा था कि 3rd सेल के बाद ही ये पता चलता है कि कोई इंसान एक ट्रू सेल्समैन है या फिर नहीं। इस बात को हर सेल्स पर्सन को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपको खुश करने के लिए या मजबूरी में न ले। अगर कोई आपकी हेल्प करने के इरादे से आपका सामान खरीदता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही वो क्वेश्चन है जिसके जवाब को हर सेल्स पर्सन को जानना चाहिए। अगर कोई आपका सामान आपकी हेल्प करने के लिए खरीद रहा है तो आप उसे अपने सेल्स में इंक्लूड न करें। वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। जब आप किसी 3rd पर्सन या अननोन पर्सन को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो उसी सेल्स से आप एक ट्रू सेल्समैन साबित होते हैं। ये उन न्यू सेल्समैन के लिए एक बिगेस्ट लेसन है। जब आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड से अलग सेपरेटली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करेंगे तो आप खुद में एक अलग एनर्जी फील करेंगे। उस एनर्जी से आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे आप अपने लिए नए सेल्स आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप और ज़्यादा सेल्स करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि अपनी खुद की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट्स कैसे रेडी करें। साथ ही हम सेल्स के दौरान ध्यान में रखने वाली कुछ इम्पोर्टेंट बातों को भी जानेंगे। कस्टमर को ऐसे फ़ोन करें। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि उनके पास ना तो कोई शर्मा अंकल थे, ना ही उनकी कोई प्यारी मदर इन लॉ थी जिन्हें वो अपनी कार सेल कर सकते थे। वो जब कार सेलिंग के बिजनेस में आए तो उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें सेल्स करने की ज़रूरत है। इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। अपनी पहली सेल के लिए वो कोको कोला सेल्समैन को थैंक्स कहते हैं, जिसने उन्हें और ज़्यादा सेल्स करने का कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने दूसरे सेल्स पर्सन से ये प्रॉमिस भी कर लिया था कि वो उनके कस्टमर्स को छीनने की कोशिश नहीं करेंगे।
मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा भी किया। इस वजह से उनकी सेल्स और भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। उन्हें सेल्स का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने खुद से ही अपना रास्ता डिस्कवर किया। उन्होंने फ़ोन बुक से कुछ पेजेस फाड़ कर एक लिस्ट बनाने का काम किया, क्योंकि उन्हें यही सबसे ईजीएस्ट वे लगा। वो आगे लिखते हैं कि ये कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका तो नहीं है, लेकिन कुछ भी ना करने से बेटर है कि कुछ अननोन लोगों को फ़ोन करें। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की बात का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि उन्होंने रैंडम एक लेडी को फ़ोन किया और उससे कहा कि हेलो मिसेस कोवलस्की, मैं मेरोलिस शेवरले से जो जेराल्ड बोल रहा हूँ। आपने कुछ दिन पहले जिस कार का ऑर्डर किया था वो रेडी है। नेचुरली वो लेडी इस बात से थोड़ी सरप्राइज थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि रॉन्ग नंबर है, उन्होंने किसी कार का ऑर्डर नहीं किया था। अभी तक उन्हें वो पॉइंट नहीं मिला जिसके लिए उन्होंने इस नंबर को डायल किया था। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस लेडी से एक और क्वेश्चन करते हैं कि आप श्योर हैं कि आपने किसी कार का ऑर्डर नहीं किया? तब लेडी कुछ मोमेंट के लिए रुकती है, फिर उन्हें जवाब देती है कि मैंने तो नहीं किया था, शायद मेरे हस्बैंड ने किया हो तो अलग बात है। अब उन्हें वो पॉइंट मिल गया जहाँ से वो उस लेडी को बातों में और एंगेज कर सकते हैं। तब जेराल्ड भी कुछ मोमेंट रुक कर उससे कहते हैं कि एक मिनट मैम, क्या आप क्लेरेंस जे कोवलस्की के यहाँ से बोल रही हैं? तब वो लेडी जवाब देती है नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम स्टीवन है। वो इस बात को नोट डाउन कर लेते हैं। उस फ़ोन बुक में उसके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उस लेडी को अपनी बातों में एंगेज करने के लिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा पूछा था। फिर वो उस लेडी से कहते हैं कि सॉरी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको बेवजह परेशान किया। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी बिजी होंगी। तब वो लेडी उन्हें जवाब देती है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, वो अभी अभी सुपरमार्केट से लौटी है। फिर जब वो थोड़ी देर तक उनकी बात में एंगेज हो जाती है और जल्द फ़ोन रखने और जान छुड़ाने का हिंट नहीं देती, तो वो उससे अगला सवाल करते हैं, मिसेस कोवलस्की, आप कोई न्यू स्पेशल कार तो नहीं ख़रीदना चाहती? फिर वो यही जवाब देती है कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपको मेरे हस्बैंड से एक बार पूछना चाहिए। यही वो पॉइंट था जो उन्हें अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मिलना बहुत ज़रूरी था। वो इस बात को भी नोट डाउन कर लेते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड से बात करने का सूटेबल टाइम क्या होगा? वो 6:30 का टाइम बताती हैं। तब वो उससे पूछते हैं कि वो उनके डिनर में इंटरफियर तो नहीं करेंगे? तब लेडी बताती है नहीं, हमारे खाने का टाइम करीब 9 बजे का होता है। वो मिसेस कोवलस्की को थैंक्स बोलकर फ़ोन रख देते हैं। उसी दिन शाम 6 बजे उनके हस्बैंड को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हेलो मिस्टर कोवलस्की, मैं मेरोलिस शेवरले से जो जेराल्ड बोल रहा हूँ। मैंने आज मॉर्निंग में मिसेस कोवलस्की से बात की थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं इस टाइम दोबारा आपको कॉल करूँ। सुना है आप नई शेवरले ख़रीदने वाले हैं? तब उसका जवाब होता है कि नहीं, अभी तो नहीं। फिर वो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, आप कब ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं? इस सवाल को वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। वो जवाब देता है कि फ़िलहाल अभी तो नहीं, शायद लगता है अब 6 महीने बाद उन्हें कार की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर वो उससे ये कहते हैं कि वो तब उनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। वैसे इस वक्त आप कौन सी कार चला रहे हैं? वो उन्हें अपनी प्रेजेंट कार का नाम बता देता है। जेराल्ड उसको थैंक्स बोलकर फ़ोन रख देते हैं। वो सारी बातों को नोट कर लेते हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। उससे जो बातें हुई थी वो बातें भी नोट कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो कौन सी कार चलाता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी मेल एड्रेस क्या है। उसने 6 महीने के बाद का कहा था, लेकिन वो करीब 5 महीने बाद ही एक शाम 6 बजे का टाइम नोट कर लेते हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि वो कस्टमर उनसे बात करेगा ही। वो सभी नए सेल्समैन को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप किसी अनजान को फ़ोन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिन का 4 से 5 मिनट जाएगा। ये मान कर चलें कि आप 10 फ़ोन कॉल्स करते हैं, 10 में से अगर कोई भी एक रिस्पॉन्स आता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही। 2 मिनट का फ़ोन कॉन्वर्सेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिला सकता है जो आपकी सेल्स के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। एक्चुअली सेलिंग जासूसी का गेम है। अगर आप किसी को कुछ सेल करना चाहते हैं तो आपको उस इंसान की लाइफ के उस एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा लेना चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर आप किसी कंपनी को कंप्यूटर सेल कर रहे हैं तो आपको कंपनी के रिसेप्शनिस्ट से पता लगा लेना चाहिए कि उनके पास कितने कंप्यूटर्स हैं, वो कितने पुराने हैं, उनकी कितनी बार रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, वो किस टाइप के हैं, उन्हें कंपनी बाय करती है या लीज पर लेती है, क्या वो कंपनी डेवलप कर रही है, क्या वो नई सेक्रेटरी को हायर करने का डिसीजन लेने वाले हैं, सारे डिसीजंस कौन लेता है। चाहे कुछ भी सेल करते हों, अगर आप डेली इन सब इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में कुछ समय लगाते हैं तो आपके पास जल्द ही कस्टमर्स की एक लंबी लाइन होगी जो आपसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने के लिए वेट कर रही होगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम
जिसमें हम सेल्स से जुड़ी कुछ और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सबको बताएं कि आप क्या सेल करते हैं। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि सभी को ये पता होना चाहिए कि आप क्या सेल करते हैं। हालांकि हो सकता है ये एडवाइस आपको कई लोगों ने न दी हो, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स पर्सन होते हैं जो कुछ लोगों, करीबी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को छोड़कर नहीं बताते कि वो क्या सेल करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्स पर्सन, स्पेशली कार सेल्स पर्सन की इमेज बहुत ख़राब होती है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, आप लिविंग के लिए जो करते हैं उस पर आपको प्राउड फील होना चाहिए। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि वो एक ऐसे सेल्समैन को जानते हैं जिसने $1,20,000 की कंप्यूटर सर्विस सिर्फ इसलिए सेल करने में कामयाबी हासिल की क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को उसके बारे में बताया था। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि आप क्या सेल करते हैं। जैसा कि आप जेराल्ड के रूल 250 को पहले ही जान चुके हैं, एक इंसान कम से कम 250 लोगों को जानता है। कभी भी कोई इंसान आपको किसी को भी रेकमेंड कर सकता है, इसलिए हर किसी को पता होना चाहिए कि आप क्या सेल करते हैं। अगर आप ज्वेलरी आइटम सेल कर रहे हैं तो जब आप ये सुनें कि किसी ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हो तो उसे कंग्रेचुलेट करें। हो सकता है कि वहाँ आपकी एक वॉच या कॉकटेल रिंग सेल करने का कोई चांस बन जाए। अगर आप कार सेल कर रहे हैं तो जब आप सुनें कि किसी इंसान की कार ख़राब हो गई है या किसी एक्सीडेंट में बर्बाद हो गई तो आप उससे मिलकर अपना अफसोस जता सकते हैं। इसके साथ ही ये भी दिमाग में रखें कि उस इंसान को दूसरी न्यू कार की जल्दी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। उस कार के लिए उसे किसी इंश्योरेंस कंपनी से बड़ा चेक मिलने वाला है। आप ऐसी ही कई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जेराल्ड इसे सेल्स का एक शानदार प्रोफेशनल मेथड बताते हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो आप आज से ही अपनी फ़ाइल बनाना स्टार्ट कर दें। जब आप अपनी खुद की फ़ाइल बनाएं तो उसमें वो हर चीज़ नोट करें जो आपको किसी कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर के बारे में पता चले, जैसे बच्चे, इंटरेस्ट, ट्रिप्स या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे आपको पोटेंशियल कस्टमर्स से उन चीज़ों के बारे में बात करने का चांस मिलता है जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कस्टमर की बात को किसी भी तरफ मोड़कर उसे एंगेज कर सकते हैं। आप उसका ध्यान दूसरी चीज़ से हटाकर अपनी बातों पर ला सकते हैं। फाइनली आप उसे अपना प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हो सकते हैं। सेल में कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती कि कस्टमर आप पर बिलीव करने लगे। उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आप उसे लाइक करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेलिंग एक कंपटीशन है, ये एक तरह का वॉर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कस्टमर को इस बात को रियलाइज़ करवा दें। आपको उसे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फील करवाना चाहिए। आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री रहे, वो आप पर ट्रस्ट करे। इसलिए जेराल्ड आपको स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि आप अपनी फाइल में सभी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रखें। अगर आपको किसी कस्टमर, उसकी वाइफ और उसके बच्चों का बर्थडे मालूम हो तो उसे अपनी प्रॉस्पेक्ट फाइल में लिख लें। आप उन्हें बर्थडे कार्ड सेंड कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब भी उन्हें आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको दोबारा याद करेंगे। पर्सनल मेल अभी भी सबसे अच्छी चीज़ है जो किसी कस्टमर को किसी सेल्समैन से मिल सकती है। क्लोथिंग सेल्समैन अपने कस्टमर को 1 पेज का ऐड सेंड करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर द्वारा मार्केट में लॉन्च किए नई शर्ट या सूट की डिटेलिंग होती है। जब आप अपने कस्टमर को ग्रीटिंग मैसेजेस सेंड करते हैं तो उन्हें अपनापन फील होता है। कार बिजनेस में डायरेक्ट मेल सेल्स प्रोसेस का रेगुलर पार्ट है। मैन्युफैक्चरर्स इसे प्रोवाइड कराते हैं और इस पोस्ट से मेल करने का आधा या पूरा एक्सपेंस डीलर उठाते हैं। जेराल्ड बताते हैं कि वो मेल का यूज़ कई सालों से करते चले आ रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल होता है, यानी अगर आप कुछ नहीं करते तो उससे ये मच बेटर होता है। वो एक और स्ट्रॉन्ग सेल मेथड के बारे में बताते हैं, बिजनेस कार्ड्स। बिजनेस कार्ड हर सेल्स पर्सन के पास होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि 500 कार्ड्स का बॉक्स एक साल में भी ख़त्म नहीं कर पाते। वो सभी सेल्समैन को एडवाइस देते हैं कि आपको अपने बिजनेस कार्ड को अच्छे से डिज़ाइन करवाकर प्रिंट करवाना चाहिए। कभी कभी आपको अपने डीलर की तरफ से भी बिजनेस कार्ड मिलता है जिसमें आपका नाम नहीं होता भी है तो किसी कॉर्नर में घुसा होता है। आप उसे ज़रूर रखें, लेकिन आप अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड भी प्रिंट करवा लें, भले ही उसके लिए आपको अलग से मनी स्पेंड करना पड़े, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि वो कभी कभी किसी फुटबॉल मैच में मुट्ठी भर कार्ड हवा में फेंक देते हैं। जब गोल होता है तो लोग उठकर चिल्ला रहे होते हैं।
उसी समय वो ढेर सारे कार्ड्स हवा में उछाल देते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो स्टेडियम में कचरा फैला रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके 100 कार्ड्स में से किसी एक ने भी वो कार्ड उठा लिया जिसे कार की ज़रूरत है या उसकी जान पहचान के किसी इंसान को ज़रूरत है, तो वो इतना कमीशन अर्न कर सकते हैं कि उनका मैच देखने का खर्च और कार्ड फेंकने का खर्च वर्थ हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम बर्ड डॉग के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे आपके काम आ सकते हैं। बर्ड डॉग का यूज़ करें। आपने पिछले चैप्टर में जाना कि अगर आपके पास एक टेलीफोन, एक मेल बॉक्स, एक प्रॉस्पेक्ट फाइल और बिजनेस कार्ड है, तो आपके पास सेल्स करने के लिए दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल टूल्स हो सकते हैं। जेराल्ड आगे इस बुक में लिखते हैं कि इस बिजनेस में ज़्यादातर सेल्स पर्सन्स किसी न किसी तरीके से किसी न किसी की हेल्प लेते ही लेते हैं। जेराल्ड भी उन सारी हेल्प को लेते हैं जो उन्हें मिल सकती हैं, यहाँ तक कि वो उन हेल्प को पाने के लिए पैसे तक खर्च करने को रेडी रहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर उन्हें पोस्ट पर पहले खर्च करना होगा तो वो ज़रूर करेंगे। वो बताते हैं कि वो बर्ड डॉग की हेल्प लेते हैं। बर्ड डॉग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को उनके पास कार खरीदने के लिए भेजते हैं। वो बताते हैं कि वो उसके लिए उन्हें पे भी करते हैं, जैसे वो एक कस्टमर के लिए $50 बर्ड डॉग को पे करते हैं, लेकिन वो तभी पे करते हैं जब उनके भेजे गए कस्टमर्स उनकी कार खरीद लेते हैं। वो बर्ड डॉग को ईयरली करीब $28,000 पे करते हैं। जब आप समझ लें कि वो कितना सेल करते हैं, इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वो दुनिया में एक साल में सबसे ज़्यादा कार सेल करने वाले सेलर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो बर्ड डॉग की पेमेंट्स के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वो अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, जैसे ही कार सेल होती है वो उन्हें पैसे पहुंचा देते हैं। वो बाकी सेल्स पर्सन को भी ऐसा करने के लिए सजेस्ट करते हैं। जब आप बर्ड डॉग को हायर करें तो उन्हें पैसा टाइम पर ज़रूर दें। कभी कभी कोई बर्ड डॉग किसी कस्टमर को आपके पास भेज देता है, लेकिन वो आपके कार्ड के पीछे अपना नाम लिखना भूल जाता है, या कभी कभी कस्टमर भी उसका नाम बताना भूल जाता है, तो आपको उसके बारे में पता करना चाहिए। या फिर अगर उसका फ़ोन आता है कि उसने मिस्टर ABC को आपके पास भेजा था और उसने कार ले ली है, लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं मिली, तो आप उसे सॉरी बोलें और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफ़र करें। साथ ही उसे ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टाइम किसी को भेजने से पहले कार्ड के पीछे अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि यहाँ भी जेराल्ड का रूल 250 अप्लाई होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप अपने लिए बर्ड डॉग की तलाश कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है। हर इंसान आपका बर्ड डॉग बन सकता है। बस आप ये सोचें कि आप ऐसे कौन से इंसान को जानते हैं जो आपके पास कस्टमर भेजने के बदले $50 पाना चाहता है। नेचुरली कोई अमीर आदमी तो ये काम करेगा नहीं। आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को ही चुनें, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े लोग भी आपके बर्ड डॉग बन सकते हैं। वो बताते हैं कि जब वो किसी को कार सेल करते हैं और वो अपनी कार की डिलीवरी लेकर जा रहा होता है, तो वो उसकी कार में अपने बिजनेस कार्ड का एक बंडल रख देते हैं। इसके साथ ही अपने बर्ड डॉग प्लान को भी रख देते हैं। ज़्यादातर लोग बर्ड डॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस आप ये समझ लें कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके दूसरे बिजनेस का ईजी सोर्स होता है। अगर आपकी डील उसके लिए काफ़ी अच्छी थी, तो उसे लगेगा कि ये उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी अच्छी होगी। वो ये भी चाहेगा कि वो उसके एवज में कुछ अमाउंट ले सके। इसीलिए वो हमेशा ऐसे इंसान की तलाश करते रहते हैं जो पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में अच्छे हैं। कभी कभी कुछ लोग कस्टमर्स भेजने के बदले में पैसे नहीं लेते। इसके कई कारण होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी कार अच्छे प्राइस पर मिल गई है, जिसकी वजह से वो ग्रेटफुल हो जाते हैं। उस एहसान के बदले वो दूसरे लोगों को आपके पास भेजते हैं। कई बार तो वो जब ऐसे लोगों को $50 का चेक भेजते हैं तो वो उन्हें रिटर्न कर देते हैं। वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि कभी भी किसी बर्ड डॉग को कैश ना दें, क्योंकि वो लॉ ब्रेक करने वाला कोई काम करने की एडवाइस नहीं देते। अगर आप इफेक्टिव बर्ड डॉग हायर करना चाहते हैं तो कैश पेमेंट न करें, या फिर आप पता लगा लें कि जिस एरिया में आप बिजनेस करते हैं वहाँ का लीगल प्रोसीजर क्या है। $50 तो उनका बनाया हुआ अमाउंट है, लेकिन आप अपने बिजनेस के हिसाब से बर्ड डॉग की पेमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि पैसा इतना होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। उन्हें पैसा देते वक्त गिल्टी फील ना करवाएं, बल्कि उन्हें रिवॉर्डेड फील करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमीशन का पैसा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए अच्छे बर्ड डॉग बन सकते हैं। इसलिए आप उनको पैसे देते वक्त रिवॉर्ड जैसा फील करवाएं। इसके साथ ही आप अपने बर्ड डॉग की मॉनिटरिंग करते रहें।
उनकी एक फाइल रेडी करें और बीच बीच में उस फाइल को चेक करते रहें। ये भी चेक करें कि कौन सा बर्ड डॉग आपके पास बिजनेस नहीं भेज रहा है। उससे इसका रीज़न पूछें, उसे फ़ोन करके मोटिवेट करें। कई बर्ड डॉग्स अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं और इमीडिएटली कस्टमर्स भेजने लगते हैं, लेकिन कुछ बर्ड डॉग्स को बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपने काम की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और अपनी उस प्लानिंग पर कैसे काम करना चाहिए। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करें। जेराल्ड कहते हैं कि सेल्स ट्रेनिंग में एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने वर्क का प्लान बनाएं और अपने प्लान पर वर्क करें। कई सालों से कार सेल करने के बिजनेस में एंगेज्ड लोगों ने इस कहावत को कई बार सुना होगा। इसे इतनी बार कहा गया कि अब लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। आप इसे चाहे जितना लाइटली लें, लेकिन ये आपको अब तक का मिला सबसे अच्छा लेसन है। ये कहावत कैची और क्लेवर है। इस कहावत के जरिए एक्चुअली दो अलग अलग बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि आपको अपने खुद के कंट्रोल में रहना चाहिए और दूसरी बात, आप जो करते हैं उसके कंट्रोल में भी रहें। इसका क्लियरली मतलब यह है कि आप हमेशा लक पर डिपेंडेंट रहकर काम न करते रहें। जैसे जब आप सेल की लाइन में सबसे आगे होते हैं तो आप देखते हैं कि शोरूम के अंदर कौन एंटर करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सोच समझकर राइट स्टेप लेते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। जैसे जेराल्ड बिजनेस कार्ड, बर्ड डॉग और फ़ोन कॉल के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अगर आप उनकी बताई गई बातों को कर लेते हैं तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सेल कर रहे हैं। हर तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ये टूल यूज़ किए जा सकते हैं। भले ही आप एक एवरेज परफॉर्मर हो या आपके लिए लिया गया, ये आपके लिए एक यूज़फुल टूल है। आप अपनी लाइफ में अब तक जो भी कर रहे हैं, इससे आप और भी अच्छा करने लगेंगे। इसका सक्सेसफुल होना गारंटीड है। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि आपको ज़्यादा सेल करने के लिए हर बार सक्सेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर दिन पहले से 2 गुने लोगों को अपने पास बुला सकें तो आप पहले से 2 गुना लोगों को अपना सामान सेल करने लगेंगे। अगर आप ज़्यादा सेल्स करने की कोशिश करते हैं, एक दिन में 4 कस्टमर्स खोजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और पहले की ही तरह काम करते हैं, तो आप पहले से ज़्यादा कस्टमर्स को सामान बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में 2 सेल्स कर रहे होंगे तो आप अपने बिजनेस को डबल कर चुके होंगे। जेराल्ड आपको एक अच्छी एडवाइस देते हुए कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये कोई जोक नहीं है। इसके लिए आपको किसी काम को पूरा करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको डेली कौन से काम करने हैं। आपको हर सुबह थोड़ा समय निकालना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आप उस दिन क्या करने वाले हैं। फिर आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। वो आपको इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। वो अच्छे काम, स्मार्ट वर्क और इफ़ेक्टिव वर्क में बिलीव करते हैं। जो काम इफ़ेक्टिव होता है वो वही करते हैं। वो हर सुबह ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस दिन वो क्या करने वाले हैं, इसलिए वो सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट डायरी चेक करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो कहाँ बिजी हैं, उनकी आज किससे मीटिंग है। हो सकता है कि उस दिन उनका किसी फाइनेंस कंपनी के लोन ऑफिसर के साथ लंच हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही किसी कस्टमर को कॉल किया हो जो एक नई कार के लिए उस दिन शोरूम आने वाला हो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो ग्राहक आपसे सामान खरीद चुके हैं, आप उनकी फाइल एक से ज़्यादा तरीक़ों से मैनेज करें। आप उन्हें लेटर के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं, जिससे आप किसी के नाम को ईजिली खोज सकते हैं, लेकिन दूसरे सेट को डेट के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं, जिससे अगर किसी ने आपसे कल कुछ ख़रीदा था तो वो उस फाइल में सबसे पीछे की ओर चला जाए। इस तरह आप फ्रंट से स्टार्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अब आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकता है। जेराल्ड बताते हैं कि जब उनके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है तो वो उन लोगों को कॉल करते हैं या रिमाइंड करवाते हैं, अगर वो आकर नई कार देखना चाहते हों तो उनका वेलकम है। जब कार के नए मॉडल आते हैं तो वो बहुत से ऐसे लोगों को कॉल करते हैं। इस तरह करने से उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक में कस्टमर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स करीब 1 महीने के लिए फुल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स उनके पास आने का दिन और समय फिक्स कर लें। वो सिर्फ यही नहीं कहते कि राज नई कार्स आ गई हैं, आई होप आप उन्हें देखने आएंगे, बल्कि वो उन्हें ज़्यादा क्लियरली बताते हैं कि राज आज आफ्टरनून करीब 4 बजे आ जाएं। क्या आपके लिए ये टाइम सूटेबल रहेगा? अगर राज उस वक्त नहीं आ सकता तो उसे आने का कोई टाइम बताना ही पड़ेगा। इस तरह उनके पास एक कस्टमर के आने का अपॉइंटमेंट होता है। वो उसी वक्त उसे अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में लिख लेते हैं। उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है,
लेकिन वो फिर भी सिर्फ अपनी मेमोरी के भरोसे नहीं रहते। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि ऑनेस्टी की बेस्ट पॉलिसी का बेस्ट यूज वो कैसे करते हैं। ऑनेस्टी की बेस्ट पॉलिसी का यूज करें। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हालांकि इसे भी आप कई बार सुन चुके होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉलिसी है और सबसे अच्छी पॉलिसी है जिसको आप ज़्यादातर टाइम फॉलो कर सकते हैं, बल्कि उनके कहने का ये मतलब है कि ये एक पॉलिसी है, ये कोई लॉ या रूल नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ आप अपने काम में करते हैं, स्पेशली जब आपको उस काम से फ़ायदा भी हो रहा हो। ऑब्वियसली सच बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली अगर ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जिसके बारे में कस्टमर को बाद में पता चल सकता है। तो आपको कॉशियसली सच को फॉलो करना चाहिए। कोई भी स्मार्ट सेल्समैन किसी कस्टमर को ये बताने के बारे में नहीं सोचेगा कि वो 6 सिलेंडर की कार खरीद रहा है जबकि वो उसे 5 सिलेंडर का मॉडल सेल कर रहे हैं। कभी कभी कुछ सेल्समैन ये ट्रिक अपनाते भी हैं, लेकिन जब वो पहली बार हुड खोलेगा तो समझ जाएगा कि उसे ह्यूज लॉस हुआ है। फिर वो दूसरों के सामने आपकी बुराई करेगा। जेराल्ड किसी सेल्समैन को कस्टमर से झूठ बोलने की एडवाइस नहीं देते, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन ऑनेस्टी नंबर का मामला है, ये कभी भी कम्प्लीटली एक तरफ या कम्प्लीटली दूसरी तरफ नहीं होती। इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है। जैसे जब कोई कस्टमर अपनी वाइफ और बेटों के साथ शोरूम में एंटर करता है और आप उसे बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत क्यूट है, तो ये सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है। वो अब तक की हिस्ट्री का सैडेस्ट बच्चा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ मनी अर्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। क्यूट ऐसा वर्ड है कि उसे बहुत नहीं तो कुछ तो अच्छा लगेगा ही। अगर आप किसी इंसान को नया ओवरकोट बेच रहे हैं तो आप उसकी पुरानी ओवरकोट को देखकर यही कहेंगे कि आपने इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, भले ही उस वक्त आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि तुमने तो इसे बहुत बुरी तरह से यूज़ किया है, या तुम्हारे ख़रीदने के 2 साल पहले ये आउट ऑफ फैशन हो गया था, या ये 2 कौड़ी का कोट है, तुमने इसे फटने तक पहना, तुम्हें इसे पहले ही उठाकर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी इसे लटकाए पड़े हो। नेचुरली आप ऐसी चीज़ें नहीं कहेंगे। आप जो बेच रहे हैं वो आपके कस्टमर को तभी पसंद आएगा जब आप उसके करंट एग्जिस्टिंग आइटम को पसंद करेंगे। कभी भी इस तरह का सच ना बोलें जो कस्टमर को ह्यूमिलिएट करे। जब कस्टमर आपसे पूछे कि वो उसकी ओल्ड कार के कितने पैसे देगा, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस खटारा कार के क्या पैसे मिलेंगे, ये तो कबाड़ हो गई है, भले ही वो कबाड़ की तरह दिखती हो, या फ्यूल ज़्यादा खाती हो, या उसमें से ऐसी स्मेल आ रही हो जैसे किसी बास्केटबॉल मैच के ख़त्म होने के बाद लॉकर रूम से आती है। चाहे जो भी हो, ऐसे किसी सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे वो ह्यूमिलिएट फील करे। ये उसकी कार है, उसी में बैठकर उसने अपनी लाइफ के हसीन पलों को बिताया है। भले ही उसे उस कार से प्यार न हो, लेकिन आपको उस कार की बुराई करने का कोई हक नहीं है। थोड़ा झूठ बोलना सीखें। इससे अच्छा है कि उसे उतने पैसे देने की कोशिश करें जो उस कार के लिए उसे मिलने चाहिए। आप ऐसे थोड़े बहुत झूठ बोल सकते हैं जिससे माहौल खुशनुमा और एनर्जेटिक बना रहे। आप उसकी वाइफ की ड्रेस, उसके बच्चे की क्यूटनेस या उसके पहने हुए चश्मे की फ्रेम की तारीफ में कुछ अच्छे शब्द उछाल सकते हैं। इससे वो इंसान कंफर्टेबल और अच्छा फील करने लगता है। उसकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है, वो आपसे एक अपनापन फील करता है। जब आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ऐसे स्मॉल वर्ड से करते हैं, आप उसे अपनी बातों की ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे सोल्जर्स अटैक के मेन पॉइंट से दिमाग को डाइवर्ट करने वाला एक्शन कहते हैं। भले ही वो कस्टमर आपकी बात पर रिएक्ट ना करे, लेकिन इसे तब तक कायम रखने की कोशिश करें जब तक कि वो रिएक्ट न करने लगे, या फिर आप उसे रिएक्ट करने के लिए मोटिवेट न कर दें। जेराल्ड ऐसा ही करते हैं। कभी कभी कस्टमर्स आपकी ऐसी बातों पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो आपकी बात को सुनते हैं। आपको ये भी गौर करना है कि आप इसी तरह की बात करते हुए मेन इशू से भटक न जाएं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि वो आपके पास क्यों आया है। हो सकता है वो आपसे बात करने का वक्त भूल जाए, लेकिन आप कभी भी ना भूलें कि वो आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने आया है या उसकी जानकारी लेने आया है। आप सेल की सिचुएशन में एक एक्टर की तरह ही खुद को समझ सकते हैं। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, टाइमिंग या सही वक्त वो वैल्यूएबल क्वालिटी है जो किसी एक्टर में होती है। वो अपनी टाइमिंग से ही दर्शकों का दिल जीतता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको हार्ड वर्क से अचीव करना होता है। जेराल्ड आगे लिखते हैं कि वो वीकेंड पर कहीं दूर जाना चाहते हैं।
वो यूजुअली लास वेगस जाते हैं। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ वो गैम्बलिंग करते हैं। वो गैम्बलिंग जीतने की उम्मीद से नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है। वो कभी बड़ा दाव नहीं खेलते, वो कभी ऐसा दाव नहीं खेलते कि उस हार को वो झेल ना पाए। उनका लास वेगस जाने का दूसरा रीजन है डॉन रिकल्स को देखना, जो दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक हैं। जेराल्ड उनकी टाइमिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, इवन उस तरीके को भी देखते हैं जिससे वो अपनी फेमस एक्टिंग में दूसरे की इंसल्ट करते हैं, लेकिन कोई भी उस इंसल्ट से नाराज नहीं होता। वो इसे इस तरह से करते हैं कि उनकी बात से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपनी बात से उसके गुस्से को स्माइल में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पेशली वो उनका यही टैलेंट देखने चाहते हैं। उनके गुस्से को स्माइल में बदलना ठीक वैसा ही है जैसे एक सेल्समैन अपने कस्टमर के फियर को फेथ में चेंज कर लेता है। जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो आप अपने कस्टमर को किसी भी तरह से नाराज नहीं कर सकते। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि आपको अपने कस्टमर से कैसे डील करना चाहिए। कस्टमर्स से डील करने के शानदार तरीके। ज़्यादातर कार सेल्समैन आपको बताएंगे कि अपने कस्टमर्स के सामने आने से पहले लेटेस्ट डिज़ाइनर सूट पहने, इटालियन शूज़ और वाइट टी शर्ट्स पहने। यानी उनके हिसाब से एक एवरेज कार सेल्समैन अपनी बॉडी पर शायद $1000 की ड्रेस पहनता है। इसी तरीके से जेराल्ड भी मानते हैं कि एक्सपेंसिव चीज़ें पहननी चाहिए, लेकिन जब आपके सामने आपका कस्टमर आता है तो आपकी बॉडी पर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें देखकर वो घबरा जाता है। उसको लगता है ये इंसान शायद उसे बहुत ज़्यादा पैसे में सामान सेल करने वाला है। जेराल्ड बताते हैं कि वो सेल से काफ़ी पैसे अर्न करते हैं और सालों से करते चले आ रहे हैं। वो अच्छे कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ओकेजनली वो एक जगह अपने सबसे अच्छे कपड़े नहीं पहनते। वो जगह है उनकी ऑफिस। वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनने की जगह क्लीन कपड़े पहनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके कपड़े इतने चीप भी नहीं होते, लेकिन वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो बहुत रिच लगे। वो कहते हैं कि एक सेल्समैन को उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिस तरह के लोगों को वो सामान सेल करता है। वो आगे लिखते हैं कि वो मर्सिडीज नहीं, शेवरले सेल करते हैं। हर साल लाखों लोग शेवरले खरीदते हैं, लेकिन यूजुअली वो रिचेस्ट पीपल नहीं होते। वो छोटे छोटे वर्किंग पीपल होते हैं। वो फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में काम करते हैं। वो अपने पैसे की खातिर हार्ड वर्क करते हैं। उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए अगर आप उन्हें कार सेल करते हैं तो आप उनकी तरह ही लगने चाहिए। हालांकि यहाँ पर वो अमीर गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग कार नहीं खरीदते, चीपेस्ट कार्स भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर कार खरीदने वाले एवरेज इनकम वाले लोग होते हैं। इसलिए आप ऐसे दिखें कि उन्हें आपसे बात करने में कंफर्टेबल फील हो। जब कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आता है तो उसे क्लीन और प्रैक्टिकल स्पेस मिलता है जो उस पर अच्छा इंप्रेशन डालता है। वो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऑफिस को रिलीजियस पिक्चर्स और उन तमाम चीज़ों से डेकोरेट कर देते हैं जिन्हें आप कंट्रोवर्शियल मानते हैं। अगर आपकी मौसी आपके लिए रोम से पोप की होली पिक्चर ला कर देती हैं तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन उस पिक्चर को घर में ही रखें, उसे ऑफिस में न लटकाएं। इसकी जगह आप अपने ऑफिस की दीवारों पर सेल्स अवार्ड सर्टिफिकेट और साइटेशंस लटका सकते हैं, जिससे लोग जान सकें कि आप एक टॉप सेल्समैन हैं। उन्हें एक टॉप सेल्समैन के सामने बैठने में अच्छा फील होगा। उन्हें ये लगेगा कि अगर ये इंसान सेल्स में अवार्ड जीत चुका है तो ये अच्छे तरीके से कार सेल करता होगा, इसका रेपुटेशन अच्छा होगा। फिर जेराल्ड आपको सजेस्ट करते हैं कलर चार्ट, ब्लॉग ब्रोशर और किसी भी ऐसी चीज़ को कस्टमर के सामने न रखें जिसे उठाकर वो देखने में बिजी हो जाए। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, वो आपसे सिर्फ एक कार खरीदने आया है। फिर वो आगे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखते हैं कि कस्टमर के साथ इस तरह से ट्रीट करें उसे आपके प्रति ग्रैटिट्यूड का सेंस जाग जाए। जेराल्ड अपने कस्टमर्स को बैठने के लिए कभी भी कंफर्टेबल चेयर नहीं देते। वो चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल रहे, लेकिन वो उसे इतना भी कंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते कि वो बात करने के बजाय आराम करने लगे या आपको सुनते वक्त ऊँघने लगे। ऑब्वियसली सभी सेल्समैन अपने कस्टमर्स को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं, लेकिन कंफर्टेबल चेयर उसे आपके प्रति ग्रेटफुल बनाने का ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं। वो आगे बताते हैं कि जब उनके कस्टमर्स सिगरेट सर्च करने में अपनी जेब टटोलते हैं तो वो तुरंत पूछ लेते हैं कि वो कौन सा ब्रांड पीता है। वो अपने ऑफिस में बहुत से ब्रांड्स की सिगरेट्स रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि कभी कभी कस्टमर अपनी सिगरेट को अपनी कार में छोड़ देते हैं और बातचीत के बीच में ही वो सिगरेट लेने चले जाते हैं। कभी कभी वो ये भूल जाते हैं कि क्या बातचीत हो रही थी, इसलिए वो सिगरेट्स ऑफिस में रखते हैं। जब वो एक सिगरेट निकालते हैं तो वो उसे पूरा पैकेट रख लेने के लिए कह देते हैं। ये सोचकर ही वो ऑब्लाइज्ड हो जाता है।
अगर वो अपने बच्चों के साथ आता है तो उनके पास बच्चों के लिए बलून्स और लॉलीपॉप्स रखी होती हैं। उनके पास फैमिली में हर किसी के लिए बैजेस होते हैं जिन पर लिखा होता है आई लाइक यू या आई लव यू। और वो उसको या उसकी फैमिली को जो चीज़ें देते हैं उससे वो उनके प्रति थोड़ा ग्रेटफुल फील करने लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। जितना पॉसिबल हो सके अपने ऑफिस को क्लीन रखना चाहिए। आपके ऑफिस में कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसे देखकर कस्टमर कुछ सोचना स्टार्ट कर दे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी कस्टमर के जाने के बाद हमेशा क्लीनिंग करें। हर चीज़ फिर से सही जगह पर रख दें, एस्ट्रे खाली कर दें, ग्लास हटा दें, रूम में एयर फ्रेशनर मार दें, क्योंकि बहुत से लोगों को शराब सिगरेट के धुएं की स्मेल पसंद नहीं होती। जेराल्ड अपने ऑफिस में ऐसा ही करते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो उनमें से ज़्यादातर का नाम लेकर बात करते हैं। वो उन्हें इतना ज़्यादा जानते हैं कि वो बिना शेविंग किए भी उनसे मिल सकते हैं। आप चाहे जो करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने कस्टमर्स को उनके नाम से जानें। अगर आप नाम से नहीं तो कम से कम उनके स्टाइल और टाइप से उन्हें जानें। उससे उन्हें फेमिलियर फील होता है। फिर आपको सेल्स वॉर जीतने में आसानी होगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कार से ज़्यादा आपको फ्रेग्रेंस यानी खुशबू को सेल करना चाहिए, क्योंकि नई कार के अंदर जो खुशबू होती है वो मेमोरेबल होती है। नई कार की खुशबू का जादू। एक बार ग्रेट सेल्स गुरु ने कहा था कि आपको किसी डिश को सेल करने के लिए उसकी लशस अरोमा को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यानी आपकी डिश चाहे कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी खुशबू बाहर तक नहीं आती तो वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। कार सेल करने में भी आपको यही रूल अप्लाई करना होता है। जेराल्ड बताते हैं कि उनके ज़्यादातर कस्टमर्स पहले भी कार के ओनर्स रह चुके होते हैं। शायद ज़्यादातर के पास शेवरले होती है। उन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत सी कार्स देखी होती हैं। रोड पर करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा कार्स दौड़ रही हैं। शेवरले कार उनके लिए कोई यूनिक बात नहीं है। यूनिक बात तो एक चमचमाती नई कार है जिसे टच करना, उसमें बैठना और उसका ओनर बनने का एहसास करना ज़रूरी होता है। किसी नई कार के बारे में जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है वो है उसकी खुशबू। क्या आपने कभी किसी बिल्कुल न्यू कार की खुशबू पर गौर किया है? अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तब भी जब आप नई कार में बैठेंगे तो आप बता देंगे कि ये नई कार की खुशबू है। और उस खुशबू को लेने के बाद कुछ लोग उसका ओनर बनने का सपना देखने लगते हैं। खुशबू लोगों को जितना एक्साइट या इंस्पायर करती है उतना कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। यही कारण है कि जेराल्ड हमेशा अपने हर कस्टमर को नई कार की खुशबू लेने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से लोग पहले तो किसी नई कार में बैठने से घबराते हैं। उसे चलाने से पहले भी बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो किसी तरह ग्रेटफुल फील न करने लगें, फिर उनको वो कार खरीदनी पड़े। जेराल्ड सभी सेल्स पर्सन को सजेस्ट करते हैं, अगर आपको अपने कस्टमर्स को धक्का देकर भी ड्राइविंग सीट पर बिठाना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। जब आपका कस्टमर उसके अंदर बैठ जाता है, उसकी खुशबू सूंघ लेता है तो उसे चाहने लगता है। वो बताते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे उनके पड़ोसी ने एक कार खरीदी थी। जब वो उसमें बैठे थे तो उसके अंदर से जो खुशबू आई थी वो आज भी उनको याद है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने कस्टमर को कार के अंदर ज़रूर बैठाएं, उसके मन के अंदर उस कार का ओनर बनने की इच्छा जगाएं। वो आगे लिखते हैं कि भले ही वो कार को सेल न कर पाए, लेकिन जब वो कस्टमर उस नई कार से अपनी पुरानी कार में लौटे तो वो उसकी स्मेल से फ्रस्ट्रेट हो जाए। जब जेराल्ड किसी कस्टमर को अपनी कार के अंदर बैठाते हैं तो उससे कोई बात नहीं करते, उसे कार चलाने देते हैं। वो ऐसा मानते हैं वो जितना कम बोलते हैं कस्टमर उतनी ही ज़्यादा खुशबू लेता है और उसे फील करता है। थोड़ी देर बाद कस्टमर खुद बोलना शुरू कर देता है। फिर वो अपने कस्टमर को सुनते हैं, उसे क्या पसंद है और वो किस बात को लेकर टेंशन में है। वो चाहते हैं कि वो उन्हें बताए कि वो कहाँ काम करता है। वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताए, ये भी कि वो कहाँ रहता है, ताकि उसे उन्हें अपना कस्टमर बनाने में हेल्प मिल सके। जब आप पैसेंजर सीट में बैठेंगे तो कस्टमर आपको वो हर चीज़ बता देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। एक बार जब आपका कस्टमर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो आपसे पूछेगा कि उसे कहाँ जाना चाहिए, तो आप उससे यही कहें कि जहाँ उसका दिल करे। आप उसे ये भी एडवाइस दे सकते हैं वो अपने घर के सामने से कार चला कर निकले। फिर उसे अपनी वाइफ और बच्चों को उस कार को दिखाने के लिए मजबूर करें। उसके कई पड़ोसी भी उसे अपनी बालकनी से खड़े होकर देख सकते हैं। आप यही कोशिश करें हर कोई उसे नई कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा देख ले, क्योंकि उसे ऐसा फील होना चाहिए कि अब उसे ये कार खरीद लेनी चाहिए। वो जितनी ज़्यादा दूर जाएगा
आपके प्रति ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेगा। जेराल्ड कहते हैं कि जिस खुशबू के बारे में वो बात कर रहे हैं वो कई चीज़ों का सिंबल है, जैसे एक नई कार की खुशबू का एक्सपीरियंस एक्साइटमेंट का सिंबल है। आजकल बहुत लोगों को नई कार खरीदने पर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता है। शायद वो इतनी सारी कार खरीद चुके होते हैं कि अब उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नई चीज़ एक्साइट करती है, यहाँ तक कि नई शर्ट भी। लेकिन एक नई कार के एक्साइटमेंट की तुलना के लिए कोई बड़ी ही मुश्किल, क्योंकि कार खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। बहुत लोगों के लिए ये बच्चे के पैदा होने जैसा होता है। ऐसे लोग सभी को बताना चाहते हैं कि उनके पास खुद की नई कार है। अगर आपके कस्टमर में ऐसी फीलिंग जाग जाती है तो आप अपनी कार करीब करीब बिकी हुई मान सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सालों तक नई कार का काम बहुत मुश्किल काम था। बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को पुरानी सेकेंड हैंड कार से काम चलाना पड़ता था। उस समय एक प्रोडक्ट मार्केट में आया था जिसे ज़्यादातर सेकेंड हैंड कार डीलर्स ने खरीदा था। वो प्रोडक्ट एक लिक्विड था जिसे डीलर पुरानी कार के बैक साइड और फ्लोर पर स्प्रे कर देते थे। फिर उस कार से न्यू कार जैसी खुशबू आने लगती थी। आप उस खुशबू की इम्पोर्टेंस को फील कर सकते हैं। आप चाहे जो सेल कर रहे हो, खुद को हमेशा कस्टमर मानकर सोचना स्टार्ट कर दें। आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे सेल्स के लिए हमें डिटेक्टिव का भी रोल प्ले करना पड़ता है। अच्छा सेल्समैन बनना एक जासूस बनना भी होता है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि हर वॉर में जासूसी होती है, जिसमें डिटेक्टिव्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनका ग्रुप किसके खिलाफ फाइट करने वाला है। यूजुअली सेल्समैन अपने कस्टमर को रेडी करना चाहते हैं जिससे वो उनका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सके। इसके लिए सेल्समैन एक डिटेक्टिव की तरह अपने कस्टमर की पसंद, नापसंद और अपने सेल्स से रिलेटेड जासूसी करता है। आज हर इंसान कार खरीदने के लिए एलिजिबल है, इसलिए सेल के इस पार्ट को जासूसी माना जाना चाहिए। इस जासूसी से ये पता चलता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, वो कितना खर्च कर सकता है। कई बार ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन बहुत बार ये अलग अलग हो जाती हैं। कस्टमर जो चाहता है वो हो सकता है। जेराल्ड कहते हैं कि जो उनका कस्टमर चाहता है वो उसे वही चीज़ देने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि किसी इंसान की एक वाइफ और 4 बच्चे हैं, तो आप उसे 2 सीट की स्पोर्ट्स कार सेल करने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। या फिर किसी को बड़ी कार की ज़रूरत है और आप उसे छोटी कार सेल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपने एक इंसान को दुखी बना दिया। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, भले ही वो उस लिटिल क्यूट सी कार को चाहता हो, क्योंकि जब उसकी नीड पूरी नहीं होगी तो वो आपसे यही कहेगा कि आपको बड़ी कार सजेस्ट करनी चाहिए थी, जहाँ इतना खर्च किया थोड़ा और सही। इसलिए आपको ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, चाहे वो कुछ भी कहता हो, क्योंकि जो उसके लिए सबसे अच्छा है वही आपके लिए भी सबसे अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में अच्छी बातें करे और किसी दूसरे दिन किसी दूसरी कार के लिए आपके पास फिर से आए, तो उसे सही चीज़ देने की कोशिश करें। वो आगे लिखते हैं कि आपको कार सेल करने से पहले अपने कस्टमर को रीड करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन किसी कस्टमर के घर को, उसके फेस और उसके काम को किसी बुक की तरह रीड कर सकता है। ज़्यादातर लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि दूसरे लोग क्या पहनते हैं और वो कहाँ रहते हैं या वो कौन सी कार चलाते हैं। लेकिन अगर आप इतनी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर आप मकान सेल कर रहे हैं और कोई इंसान लॉन के बारे में बात करता है, तो आप उसे किसी बड़े कॉम्पाउंड वाली जगह सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो स्टेयर्स चढ़ने के बारे में कंप्लेन करता है तो आप उसे 3 स्टोरी का घर नहीं दिखाएंगे। इसके बजाय आप उसे कोई 1 स्टोरी एनिमल फार्म दिखाएंगे। सेम थिंग कार सेलिंग बिजनेस के साथ भी है। आप उसे किसी ऐसी कार में बैठाएंगे जिसमें उसकी फैमिली आराम से बैठ जाए और उसके वो बजट में भी आ जाए। कई बार किसी कस्टमर को कार सेल करने की एबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसकी कार का लोन पास करवा सकते हैं या नहीं। अगर वो हकीकत में तंगी में है या टैक्स ना चुका पाने के कारण उसके खरीदे गए सामान का ऑक्शन हो चुका है या वो रिसेंटली बैंकरप्ट हुआ है, इसके बावजूद आप उसे कार लोन दिलाने के तरीके खोज लेते हैं, तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप उसे लोन पर कार दिला देते हैं तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब कोई बड़ा सामान खरीदते हैं तो उनका दूसरा काम ईजी हो जाता है,
क्योंकि लोन पर सामान लेना अमेरिकन लाइफस्टाइल का पार्ट है। ज़्यादातर कामकाजी लोग किसी एक्सपेंसिव स्टफ को लोन पर लेकर उसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि वो कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, उसका चेहरा, उसकी आईज, उसके जेस्चर को बड़े गौर से मॉनिटर करते हैं। जब वो उनसे बात करते हुए अपनी एक्टिविटी में बिजी रहता है तो वो पता लगा लेते हैं कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और उसे क्या सेल किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो पहले कितनी जगह कोटेशन पूछ चुका है, उसे क्या कोट मिला है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शायद वो उसे बेस्ट पॉसिबल कोट दिला सकें। जब वो सारी चीज़ें जान लेते हैं तो वो डील फिक्स करने की तैयारी करने लगते हैं। ज़्यादातर सेल्समैन अपनी डेस्क पर जाकर खाली पैड सबसे टॉप पर रख लेते हैं। एक कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिख लेते हैं, साथ ही उस कार के बारे में भी जिसके बारे में वो पूछ रहा होता है। उन्हें लगता है कि सबसे शानदार तरीका यही है, लेकिन ये एक सिली तरीका है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एंड तक आते आते पता चलता है कि आप उसे कुछ भी नहीं सेल कर पाए। इसके बजाय जेराल्ड अपनी डेस्क पर एक ब्लैंक ऑर्डर फॉर्म और लोन एप्लीकेशन फॉर्म रखते हैं। फिर जब वो बात करते हैं और उन्हें कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उन इन्फॉर्मेशन को फॉर्म में फिल करते चले जाते हैं। अगर लास्ट तक वो उस कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं तो उनके पास एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्डर फॉर्म होता है, बस उन्हें कस्टमर की सिग्नेचर लेने भर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर आप इन्फॉर्मेशन पैड पर रखते हैं तो इसके बाद आपको सारी सेम इन्फॉर्मेशन को फॉर्म पर उतारना पड़ता है। हो सकता है कि जब आप ये कर रहे हों तो कस्टमर को कोई ज़रूरी काम याद आ जाए और वो उसी समय बाहर निकल जाए। ऐसे में आप अपनी एक सेल खो देते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ कस्टमर से बात करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप अपने कस्टमर का दिल और विश्वास दोनों जीत सकते हैं। कस्टमर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। जेराल्ड अपने कस्टमर्स के लिए कुछ मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इन मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करने से कस्टमर का आधा डर दूर हो जाता है। जेराल्ड कहते हैं कि वो हर कस्टमर के मामले में अपने इन वर्ड्स को सच साबित करते हैं, भले ही वो कितनी ही जगह प्राइस पूछकर क्यों ना आया हो। उनके पास जो कस्टमर आ जाता है उसे वो कार सेल करने की पूरी कोशिश करते हैं, भले इसकी खातिर उन्हें अपना कमीशन थोड़ा कम करना पड़े। किसी चीज़ के बड़े पीस से बेटर गोल्ड का एक छोटा पीस होता है। उनके बिजनेस में प्रॉफिट इतना अच्छा होता है कि वो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा ही लेते हैं। उनका ये मानना है कि कुछ ना मिलने से बेटर है कि कुछ मिले। प्राइस को रिड्यूस करना सिर्फ मार्जिन और कमीशन में से कुछ डॉलर कम करना ही नहीं होता। कई बार प्राइस कम करने के लिए उन्हें कस्टमर से किसी ऑप्शनल आइटम को रिमूव करने के बारे में भी बात करनी पड़ सकती है, जिससे कस्टमर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसे अपने बजट में कार मिल जाती है। साथ ही वो इस पर भी ध्यान देते हैं कि उनकी सेल की गई कार के बारे में कस्टमर कंप्लेन ना करे, इसलिए वो उसे पहले ही सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली बता देते हैं। आज तक उन्होंने जितने भी कस्टमर्स को कार सेल की हैं उनमें से किसी ने भी उन पर फॉल्स स्टेटमेंट्स या चीटिंग का आरोप नहीं लगाया। इस सेलिंग बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको किसी को धमकाने या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपको तो बस अपनी ब्रेन का सही इस्तेमाल करना होता है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं और अपने कॉन्शियंस के साथ जीते हैं। उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये किया जा सकता है। आप बस ये समझ लें कि अगर कोई कस्टमर आपके पास इतनी दूर से आता है तो वो खरीदने के पर्पस से ही आता है। अगर आप इस बात को कभी नहीं भूलते तो फिर आप एक बहुत बड़ा बैटल जीत सकते हैं। वो आगे लिखते हैं कि स्मार्ट सेल्समैन सेल करने के बाद जो पहला काम करते हैं वो है बायर की फाइल रेडी करना। वो उसमें वो हर चीज़ लिख देते हैं जो वो उनके बारे में जानते हैं। उनकी खरीदी गई कार के बारे में भी उसी समय लिख लेते हैं। वो उस कस्टमर को स्पेशल थैंक यू लेटर भी सेंड करते हैं। इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ज़्यादातर सेल्समैन ऐसा नहीं करते। जेराल्ड वो थैंक यू लेटर उस कस्टमर को सेंड करके उसे ये रियलाइज़ करवाते हैं कि उसको कार सेल करने के बाद वो खुश हैं। साथ ही वो उसे बर्ड डॉग बनने का ऑफर भी देते हैं। इसके साथ ही वो आगे भी उसको सर्विस देने के लिए रेडी रहते हैं। ज़्यादातर सेल्समैन अपने कस्टमर को जल्दी भूल जाते हैं। अगर कार के साथ कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो उसे ठीक करवाते हैं। कुछ सेल्समैन तो ऐसे कस्टमर्स को देखकर छिप ही जाते हैं। वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बुरा एटीट्यूड है जो आप रखते हैं। इसके ऑपोजिट जेराल्ड रिपेयरिंग की प्रॉब्लम और कस्टमर रिलेटेड दूसरी कंप्लेंट्स को बिजनेस का कॉमन पार्ट कंसिडर करते हैं। आप चाहे जो कुछ भी सेल करते हों, अगर आप अपने कस्टमर्स को सही तरीके से सेल करते हैं तो उनसे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सेल्स पाने में हेल्प मिल सकती है।
वो इसे अपने काम का हिस्सा मानते हैं। वो कार में आए फॉल्ट को अच्छे से रिपेयर करवाते हैं। वो हमेशा कस्टमर का फेवर लेते हैं। इसके लिए वो मैकेनिक, डीलर और फैक्ट्री से भी बहस करते हैं। कभी कभी उनके द्वारा सेल की गई कार में गड़बड़ी आती है तो वो उसे रिप्लेस तक करवाते हैं, या फिर वो सब करने की कोशिश करते हैं जो उस कार को सही करने के लिए ज़रूरी होता है। कस्टमर का फेवर लेने की इम्पोर्टेंस क्लियर है, इसके लिए वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं। इसी वजह से उनके कस्टमर्स उनके पास दोबारा भी कार खरीदने आते हैं। वो कस्टमर्स का भरोसा जीतने का शानदार तरीका खोजते हैं। वो अपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं। वो कस्टमर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो उसे सिर्फ एक कार सेल नहीं करना चाहते, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड घर भेजना चाहते हैं। वो अपने हर कस्टमर को फ्यूचर में भी कार्स सेल करना चाहते हैं। वो उसके फ्रेंड और रिलेटिव को भी कार सेल करना चाहते हैं और समय आने पर उसके बच्चों को भी कार सेल करना चाहते हैं। इसलिए जब कोई उनसे कार खरीदता है तो उसे वो एक्सपीरियंस पसंद आना चाहिए जो उनके साथ वो पाता है। वो इस बात को ध्यान में रखकर कार सेल करते हैं कि यही कस्टमर दूसरों को भी उन्हीं से कार खरीदने के लिए कहेगा। वो हर कस्टमर को इस तरह से देखते हैं जैसे वो लाइफ टाइम के लिए एनुअल इंस्टिंक्ट हो। इसलिए एक सेल्समैन के रूप में आपको भी अपने हर कस्टमर को खुश रखना चाहिए, उसे आप पर फेथ होना चाहिए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम सेल्समैन के रूप में अपने बिजनेस को ग्रो करने के और भी तरीकों के बारे में जानेंगे। अपने सबसे बड़े कंपेटिटर के बारे में जानें। आई होप अभी तक की बुक समरी में आपने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातों को जान लिया होगा। अगर आप इन बातों को अपने सेल्स करियर में अप्लाई करते हैं तो आपका कस्टमर आपका नाम पूछते हुए आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने आपके पास आएगा ही आएगा। अब आइए ज़रा जेराल्ड के कार सेल्स करियर की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। कार सेल्स के बिजनेस में आने के एक साल के अंदर यानी 1963 में 267 कार्स उन्होंने सेल कर दी थी। इस बिजनेस के बारे में आपको इजीली पता चल जाएगा। जो सेल्समैन एक साल में 267 कार्स सेल कर सकता है वो अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकता है। फिर नेक्स्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस बढ़कर 307 हो गया था। फिर 1965 में 343 हो गया। इसी तरह वो हमेशा आगे ही बढ़ते चले गए। इसके बाद उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया जो उन्हें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दे सकती थी। इस दौरान वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कर रहे थे, जैसे डायरेक्ट मेल सेंड करना, थैंक यू कार्ड सेंड करना और बर्ड डॉग को प्रमोट करना एट्सेट्रा। और तब तक वो सीख चुके थे कि उनके कस्टमर्स स्टूपिड नहीं हैं। वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस और एक्यूरेट सेल्फ एनालिसिस से अपनी सेल्स को कंपेयर करते रहते थे। वो हर साल अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते थे, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाते थे। एक सेल्स पर्सन को इस बात को दिमाग में रखकर चलना चाहिए कि कोई भी अकेला सेल्स नहीं कर सकता। अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए आप हमेशा हेल्प लेने के लिए रेडी रहें। जैसे आप टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, आप पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों जैसे सेक्रेटरी, फाइलिंग क्लर्क, मैकेनिक एट्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। जेराल्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है। आप उस कंपेटिटर का नाम सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर आप खुद हैं। इसलिए हमेशा यही प्लानिंग करते रहें कि आप आज जो हैं कल उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं। ये समझ लीजिए कंपटीशन करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। जेराल्ड ने इसी प्लानिंग के साथ काम किया। यही कारण है कि आज वो बाकी सबसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहीं पर एक इंसान के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसे सबसे बड़ा कैडिलैक का सेल्समैन माना जाता है। जेराल्ड ने जब उसके फिगर्स चेक किए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कैडिलैक का कॉस्ट शेवरले की तुलना में 2 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन जेराल्ड उससे न केवल 3 टाइम्स ज़्यादा सेल करते हैं बल्कि उनका कमीशन उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसी वजह से जो जेराल्ड को कम्पीट करने के लिए उनके पास कोई और था ही नहीं। वो नए सेल्स पीपल को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने खुद के रिकॉर्ड को बीट करें। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने काम में हेल्प करने वाले लोगों को अपॉइंट करने में कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद को उस बाउंड्री में कैद कर लेंगे जहाँ से आगे आप डेवलप कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इससे आपकी इनकम डाउन होती चली जाएगी। जैसा कि वो पहले भी बता चुके हैं कि सेल करना एक्टिंग करने जैसा होता है। वो अपने कस्टमर के लिए एक रोल प्ले करते हैं। वो स्टेज पर एक्टिंग करने वाले एक्टर या कॉमेडियन से ज़्यादा झूठ नहीं बोलते। वो एक फ्रेंड, एक एडवाइज़र और एक पक्की डील करवाने वाले का रोल प्ले करते हैं।
जेराल्ड बताते हैं कि उन्हें सेल्स की स्क्रिप्ट तैयार करने में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस को थिएटर से बाहर निकलने में भी हेल्प की ज़रूरत होती है। जेराल्ड पहले अपना सारा काम खुद कर लेते थे और वेल प्लान तरीके से करते थे। दूसरे लोगों को अपनी हेल्प के लिए अपॉइंट करने से पहले भी वो कई अवार्ड्स जीत चुके थे, लेकिन बाद में दूसरों की हेल्प से वो और अच्छे से अपना बिजनेस करने लगे। जब कुछ लोग उनसे पूछते थे कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो खुद डीलर क्यों नहीं बन जाते, वो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब देते थे कि वो एक सेल्समैन है। ये सच है कि जिंदगी की शुरुआती 35 सालों में उन्होंने बहुत से दूसरे काम किए, उसके बाद ही वो एक सेल्समैन बने, लेकिन ज़्यादातर कामों को वो बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने सेल्स को अपना प्रोफेशन बनाया तो उन्होंने सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट किया। शायद उनके पास उस वक्त भी इतना पैसा था कि वो एक डीलर बन सकते थे और वो उस बिजनेस को अच्छे से चला भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। सेल्स में उन्हें बहुत मज़ा आता था। उनके पास 2 टॉप पीपल थे जो उनके बिजनेस को अच्छे से हैंडल करते थे। उन्हें उनकी देखरेख करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें एम्प्लॉई कैपिटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने होते थे। उनका डीलर उनसे ज़्यादा पैसे अर्न करता था, वो डिज़र्व भी करता था, क्योंकि उसने इस बिजनेस में बहुत सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट किया था। उन्हें डीलरशिप चलाने के आइडिया से कहीं ज़्यादा सेल्स का आइडिया अच्छा लगता था। वो दूसरे सेल्समैन की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यही कारण है कि उन्होंने जो जेराल्ड सेल्स कोर्स शुरू किया था। वो आगे लिखते हैं कि एक सेल्समैन को उन सारी हेल्प को अचीव करना और उनका यूज़ करना आना चाहिए जो उसे ईजिली मिल सकती हैं। इससे उनकी टोटल इनकम बढ़ती है और नेट प्रॉफिट भी। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस बुक समरी के आखिरी चैप्टर की ओर। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी की ऑडियो बुक समरी। कंक्लूजन। अब आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। हम इस बुक समरी के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, लेकिन जेराल्ड का कहना है कि कोई भी लास्ट चैप्टर नहीं होता, क्योंकि सेल्स के फील्ड में आपको किसी प्रोसेस को अगेन एंड अगेन स्टार्ट करना होता है। हर बार आपको नयापन फील होता है। इस प्रोसेस का कभी भी दी एंड नहीं होता। अगर आप इस बुक समरी को सुनते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो उम्मीद है कि अब आप किसी मैजिकल सेंटेंसेस और फॉर्मूलाज की तलाश नहीं करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप खुद को मिरर में देखते हुए मोटिवेट कर सकते हैं। आपने अभी तक जो कुछ भी सुना है, अगर आप उसे अपने सेल्स के बिजनेस पर अप्लाई करते हैं तो आपका बिजनेस पहले से ज़्यादा ग्रो होता चला जाएगा। किसी भी बिजनेस में कोई भी सीक्रेट और मैजिक नहीं होता। सक्सेसफुल सेल्स प्रोसेस का मतलब है अपने मेंटल रिसोर्सेज का एंडलेसली यूज़ करना। सेल्स में कोई भी प्रोसेस बार बार स्टार्ट हो सकती है। उस प्रोसेस की शुरुआत तक पहुंचने में जेराल्ड को 35 साल का समय लगा, लेकिन वहां से टॉप पर पहुंचने में सिर्फ कुछ साल ही लगे। तब से अब तक वो टॉप पर ही बने हुए हैं। अब तक आप जेराल्ड के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे कि वो दुनिया के फेमस सेल्समैन हैं। उनका सफ़र एक छोटी सी सेल्समैन से लेकर शिखर तक का रहा है। वो ये भी बताते हैं कि उनका ये सफ़र कोई भी तय कर सकता है। उन्होंने जो किया वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें सीक्रेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादा स्मार्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जेराल्ड तो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन वो अपने आँख, कान और अपनी फीलिंग्स पर बिलीव करते हैं। वो ये भी जानते थे कि उन्हें अपने साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, खुद को लाइक करना चाहिए। जी हाँ, आप वो इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए खुद की रिस्पेक्ट करें। उनको मालूम था कि कोई कस्टमर किस वजह से एक सेल्समैन से कोई चीज़ खरीदता है और किसी दूसरे से नहीं खरीदता है। उनका मानना है कि इसके लिए आपको हर एक से अच्छा बिहेव करना चाहिए, यहाँ तक कि सबसे वर्स्ट पॉसिबल क्रेडिट रेट या वर्स्ट लोन एलिजिबिलिटी वाले कस्टमर्स के साथ भी। हर कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। कभी कभी कुछ कस्टमर की क्रेडिट अच्छी नहीं होती, उनको लोन अमाउंट नहीं अलॉट हो पाता, तो कुछ सेल्समैन उन्हें अजीब तरीके से देखने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है, तब अगर आप उसे कर्ज दिलाने का तरीका खोज लेते हैं तो आप पर उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। वो लाइफ टाइम आप पर बिलीव करने लगेगा। फिर वो इंसान आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सबकी रिस्पेक्ट करने के पीछे एक और वजह है। वो मानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ चेंज की थी। इसी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। उन्हें आज भी याद है कि उन्होंने एक रात जुवेनाइल प्रिजन होम में काटी थी। कई रातें रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ियों में सोकर बिताई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे थे, लेकिन सेल्स में आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। जहाँ उनके पास सोने के लिए घर नहीं था, बाद में उन्होंने अपनी वाइफ को एक लाविश बाथरूम गिफ्ट किया, जिसमें मार्बल टब, सोना बाथ और चारों तरफ पिलर्स लगे हुए हैं।
जिस तरह से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, उसी तरह कोई भी अपनी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकता है। ये हमेशा याद रखें कि आपने लाइफ में क्या फेस किया है या क्या स्ट्रगल किया है, ये लोग नहीं जानना चाहते। वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए और वो कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। यही कारण है कि लोग इस बुक को चिराग के स्ट्रगल को जानने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सक्सेस तक पहुंचने के तरीकों को जानने के लिए पढ़ते हैं। जैसा कि वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल्स एक गेम है, इसमें एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये उतना ही रियल भी है। अगर आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर्स के फ्रेंड बन जाते हैं। यानी आप उनके साथ कोई स्पोर्ट्स खेलें या उन्हें अपने घर आने का इनविटेशन भेजें, ऐसा फ्रेंड नहीं, लेकिन उस तरह का ज़रूर बन सकते हैं जिस पर वो जस्टनेस, फेयरनेस और गुड बिहेवियर के लिए भरोसा कर सकें। एक कस्टमर डरा हुआ और अपनी नर्वसनेस के साथ अंदर आता है। वो जानता है कि उसकी हेल्थ और वेलबींग में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आपके खुद की हेल्थ और वेलबींग में है। वो जानता है कि आप उसकी वाइफ, बच्चों और उसकी जॉब में उसके साथ जो हुआ उसकी कोई केयर नहीं करते। आपको तो बस अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है। लेकिन जब सडनली वो पाता है कि आपको तो उसकी हर चीज़ की केयर है, क्योंकि आप उससे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं, फिर जल्दी ही वो वक्त आ जाता है जब उसे आपसे ज़रा भी डर नहीं लगता। वो श्योर हो जाता है कि आप उसकी केयर करते हैं। आप उससे बोलने देते हैं और वो जो बोलता है उसे आराम से सुनते हैं। जल्द ही वो आप पर भरोसा करने लगता है। फिर वो वही करता है जो आप कहते हैं, यानी ऑर्डर फॉर्म पर साइन करना और आपसे ख़रीदना। अगर आप एक ऐसा सेल्समैन बन जाते हैं जो कुछ भी सेल कर सकता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करेंगे। तो आइए इसी के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और बुक समरी के साथ। तब तक अपनी दोस्त पल्लवी भारती को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार। कुकू FM, सुने जो मन चाहे।